चाकू होते हैं, उन चाकू से सतन काटे गए, जिंदा मुर्दे लड़कियों के नहीं, जिंदा लड़कियों के सतन काटे गए। और सतन काटने से पहले क्या होगा होगा बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम फिल्म नहीं कहेंगे, ये हमारी कहानी है। बहुत सी यादें, अब याद ही मत दिलाओ, कितनी यादें हैं उस घर से। अभी भी मेरा मन करता है मैं जाके अपने घर की वो अलमारी खोल के देखूं उसमें क्या। इनका ये माइंड सेट था ही, शुरू से ही था। बस हम खिड़की से निकलते थे, मेरे भाई को आ जाना, बनना मुसलमान। इन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर पे बहुत जोर जोर से नारे दिए कि ए जालिमो, ए काफरो, यहाँ से भागो। उस समय आए आप, कुछ भी नहीं ला पाए, कोई फोटो कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी जान, बस अपनी जान बचा के आ गए। हर गली में उनको इतने छोटे छोटे बच्चों को कुरान क्या पढ़ाते थे, उनको यही सिखाते थे उधर, मतलब अपने मजहब घुसाते थे उनके दिमाग में। तो बच्चों को क्या है, जो उसको जो भरेंगे वो वही करेगा। मैं बुलबुल था मस्त अपने आशाने का, न वसले बाग रहा न वसले बागबानी। मैं तो शराफत से जी रहा था अपने चमन में, मैं तो शराफत से जी रहा था अपने चमन में। सयाद 10 गुना बरबस बसे एक एक बुलबुल पर। हमारा कश्मीर 100 साल पीछे चला गया, 100 साल पीछे चला गया। तो मैं भी अगर शुरुआत हो गई तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी हमारी कौम में, कश्मीरी कौम में लगभग 20% लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। आप जाइए जम्मू में देखिए, आपको पागलों की फौज नजर आएगी, आपको ऐसे लगेंगे सब पागल है। आप किसी के हिंदू से पूछे क्या हुआ, वो आपको बताएगा कि मेरा मास्टर भाई मरा, मेरा अपना भाई मरा, मेरा माँ मरा, मेरा बाप मरा, मेरी माँ मर गई, और जो बच गए वो जम्मू में सांप काटने से मर गए। तो ये हालत हमारी हुई, इस हालत से तो नरक बेहतर है। कि मैं कहती हूँ अगर हमें किसी चीज पे जोर देना है तो बस उस चीज पे देना चाहिए कि हमारी संस्कृति न मरे। तो अगर जिस दिन हमारी संस्कृति खत्म हो गई तो हम मर ही गए बिल्कुल पूरी तरह। राष्ट्र के हित में जब तक कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक ऐसे ही शाहीन बाग बनते रहेंगे। और संगरली में हमने वहाँ देखा है, एक मुसलमान घर में फ्रेंड था वहाँ, हम उनके साथ खेती किए हैं। उनके घर में अफगानी था वहाँ में, उसने चुप रखा मुंह पर हाथ। फिर मैं दोबारा गया शाम को तो उसने अलग से बोला ये अफगान के हैं और हम इनके साथ है, ये जिहाद है, हम कुछ भी इनको दे सकते हैं, माँ बेटी भी ऑफर कर सकते हैं, जिहाद में ऐसा जायज़ है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। द कश्मीर फाइल्स हर किसी ने देखी, और इस फिल्म को देखने के बाद बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। सोचिए, एक मूवी जो सिर्फ 3 घंटे की थी, इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने वो सच्चाई देखी जो 32 साल तक छुपाई गई, या फिर आपको कहेंगे हर वो प्रयास किए गए जिससे वो सच्चाई लोगों तक ना आ पाए। लेकिन इस फिल्म ने लोगों के अंदर वो भावना पैदा करी, वो चीज दिखाई जो लोगों से 32 साल तक छुपी थी। सोचिए, कश्मीर में जो पंडित रहते थे उन पर क्या बीती होगी। उन्होंने तो ये सारी चीजें अपने आंखों के आगे देखी, वो अत्याचार, वो दुर्दशा, वो दुर्व्यवहार जो महिलाओं के साथ किए गए। आज उसी को जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कश्मीर कॉलोनी में, और आपको दिखाएंगे, उन्हीं कश्मीर पंडितों से आपको रूबरू करवाएंगे और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे वो जो समय की घड़ी थी उसको महसूस किया, और कैसे वो समय को फेस किया जो कि शब्दों में भी शायद बयां नहीं किया जा सकता। तो आज हम जुड़ेंगे कश्मीरी पंडितों के साथ और उनकी जो हकीकत थी वो आपके सामने दिखाएंगे। मेरा नाम अशोक भट्ट। अशोक भट्ट, हालात तो कश्मीर में थोड़ा पहले से ही खराब होने लगे थे, हमें इसका वो थोड़ा सा अंदेशा हो गया था, क्योंकि पहले से ही ये तैयारी कर रहे थे। और इससे पहले मतलब 89 में भी हमारी कुछ किलिंग्स हो गई थी। जैसे हमारे एक लीडर थे टिकालाल टपलू जी, उनकी डेथ हो गई, मतलब उनको गोलियों से मारा था, और भी कईयों को मारा था। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब मस्जिदों से एकदम लाउड स्पीकर पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, ए जालमो, ए काफरो, ये देश हमारा है, ये जगह हमारी है, यहाँ से आप चलो, यहाँ चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, बटो रोस बटने सान ऐस बनाओ पाकिस्तान। ये कश्मीरी में उन्होंने ऐसे बोला, उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि बटो रोस, बट कहते हैं वहाँ पे कश्मीरी हिंदू को, पंडितों को। जो मेल है वो
पंडितों के बगैर उनको हम नहीं लेंगे। जो उनकी लेडीज़ है, विमेन फोक, उनके साथ में हम यहाँ पे पाकिस्तान बनाएंगे। पंडित को मारेंगे, पंडित की बेटी से, पंडित की बीवी से उसके साथ निकाह करेंगे, उसको अपना बनाएंगे, उसके साथ हम पाकिस्तान बनाएंगे। दूसरा एक नारा था रेल्यू गल्यू या चल्यू। रेल्यू मीन्स आप मिलो, गल्यू मीन्स या मरो, नहीं तो भागो। ये नारे दिए गए और रातों रात हमारे छोटे छोटे बच्चे जो थे वहाँ पे, वो तो एकदम जैसे रात को इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ गई, फिर एकदम वो जुलूस की शक्ल में, मतलब काफ़ी लोग हज़ारों लाखों इकट्ठे वो गलियों कोचों में निकल गए। तो आवाज़ें इतनी ज़ोर से, छोटे छोटे बच्चे हैं वो घबरा के माँ बाप के ऐसे बीच में, मतलब आगे, मतलब डर के। तो ऐसे हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फिर किलिंग्स और होती गई और फिर रातों रात वहाँ से लोग भागने लगे, क्योंकि सब के घरों में, मतलब इन्होंने, मतलब वो हिट लिस्ट बनाते थे। जो भी कोई जैसे मीडिया से है या फोर्स में कोई काम कर रहा है, इंटेलिजेंस में है कोई, आपका मीडिया में है कोई, तो उनको मतलब टारगेट बनाते थे। सॉफ्ट टारगेट वो थे ज़्यादा। उनको लिस्ट बनाते थे कि आज उसको टपकाना है, आज उसको टपकाना। उसके घर के सामने भी एक वो लेटर चिपका देते थे कि तुम्हारा लिस्ट में नाम है। इनकी मस्जिदों में ये पूरा वो बना देते थे कि लिस्ट की इस को मारना है। ऐसे में एक बार एक MTNL के थे, BK गंजू इंजीनियर थे वहाँ पे, उनका लिस्ट में था नाम। उनके घर गए, उसका पहले ही वो लिस्ट में नाम उसका चिपकाया था, लेटर वगैरह। तो फिर जब उसको मारने के लिए गए तो उसकी मिसेज ने बोला कि यहाँ पे नहीं है। तो मतलब वो गए अंदर, उन्होंने देखा, कहा वो नहीं है यहाँ पे, वो जम्मू गए हुए हैं। वो वहाँ से निकले, लेकिन जो उनके पड़ोस में था मुस्लिम जो रहते थे, उसने अंदर से इशारा किया ऊपर की तरह। ऊपर जो मतलब एटिक होती है घर में, मतलब जो ऊपर का जहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ पे हम लोग क्या रखते थे ज़्यादातर, वहाँ पे सर्दियों के लिए हमारा सामान होता था। एक तो चावल वगैरह भी, तो हमारा, क्योंकि हम इकट्ठे 1 साल का लेते थे, तो पूरे ड्रम्स में होता था, और बाकी सामान भी रखते थे। वो वहाँ पे छुपा, उसको मिसेज ने बोला था वहाँ छुपा। वो एक्चुअली मिसेज, इसमें फिल्म में भी दिखाया हुआ है वो सीन, लेकिन वहाँ पे क्योंकि फिल्म तो अपने हिसाब से इन्होंने एक वो उसमें बना दिया कि उसमें कोई और दिखा दिया। वो उसी ड्रम में जाके छुप गया। तो जब इशारा उसने किया कि ऊपर है, वो गए और उसने वहीं पे उसको ऊपर से मार दिया, पूरा वो खाली कर दिया। उसको बैरल जितना भी है उसमें उनका जितनी गोलियां वो सारी उसको मार दी। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे फिर एक लसाकोल जी थे हमारे डायरेक्टर इसमें दूरदर्शन में, उनको मारा। वो आ गए थे, शाम को घर आए थे, उनको गाड़ी मतलब उसके साथ में वो सिक्योरिटी वगैरह भी होती थी। तो वो जब घर गए तो मतलब गेट पे पहुंचे, तो गेट पे क्या हुआ कि उनका ड्राइवर जो था उस दिन उसने कोई बहाना बना के वो वहाँ से चला गया और इनको ऐसे, तो वो जब गेट के पास पहुंचे तो वहीं पे उनको टपका दिया। उस दिन मैं कश्मीर में ही, मैं यहाँ से दोबारा गया हुआ था उस दिन। वो तो फरवरी में हुआ था उनका, 10 या 11 फरवरी को। मैं बाय चांस उस दिन यहाँ से वापस गया था, कि मैं जब आया था ना यहाँ से, उसके बाद मैं फिर वापस गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर वहीं पे थी, सिस्टर और उनके पूरी फैमिली वो वहीं पे थी। मैं उनको बोला कि मैं उनको यहाँ पे लाने के लिए मैं वापस चला गया था। जिस दिन मैं पहुँचा उसी नेक्स्ट डे लसाकोल को मारा शाम को, मतलब न्यूज़ में आ गया कि ऐसे। तो दूसरे दिन जब मैं गया, एक इतने कदावर इंसान जो डायरेक्टर है, उसके घर में उसका कोई रोने वाला नहीं था। उसके बूढ़े माँ बाप थे, वो एक कमरे में थे, वो तो अपाहिज जैसे थे, उठ भी नहीं सकते थे। बाकी डेड बॉडी वहीं पड़ी थी, कोई रोने वाला नहीं था। उसके पड़ोस में जितने भी थे वो खिड़कियों से देख रहे थे, अंदर से जाली का वो उसके अंदर से देख रहे थे, उधर कोई नहीं आता था, सब घबराते थे। तो ये ऐसे ऐसे हुआ, मतलब दिल दहलाने वाला। अब जो अब इतने 32 साल से हम, अब 33वां साल स्टार्ट हो गया, जेल रहे हैं, हमने काफ़ी कोशिशें की,
तो अब तक दबाया जा रहा था, लेकिन पहली बार किसी ने जुर्रत करके ये एक मूवी बनाई है। इसको मूवी नहीं कह सकते हम, ये एक हकीकत है। तो ऐसी स्टोरी तो हर एक की अपनी अपनी एक एक स्टोरी है। अगर सुनेंगे तो मतलब सदियों लग जाएंगी। हाँ, एक 3 घंटे की मूवी में जितना दिखा सकते हैं उन्होंने क्लब करके दिखाया। कई नरसंहार हो गए। एक जैसे इन्होंने नाड़ी ग्राम का वो दिखाया है, 24 लोगों को ऐसे वंधामा में हुआ था, छठी सिंह पूरा हुआ था, तो जहाँ पे मास किलिंग हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब वो मार दिए उनको। वहाँ पे गए तो घरों से निकाल दिया, फिर एक जगह लाइन में खड़ा किया, इकट्ठे सबको गोलियों से मार दिया। फिर जब वो वहां से निकलने लगे, पीछे से एक आवाज आ गई छोटे बच्चे की चीखने की। वो उनमें से एक मिलिटेंट कहता कि अभी हमारा अधूरा काम रह गया, वापस आ गया और उस छोटे बच्चे को उसको मार दिया। इतना मतलब ये बिल्कुल इनका मतलब कुछ वो नहीं था कि कोई एहसास कि एक छोटा बच्चा क्या करेगा, उसको तक मार दिया। भावना दिल में कुछ बिल्कुल भावना से भावनाहीन थे ये, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब ये सब हालात वहाँ बने तो क्या आप लोग तब भी काम पर, मतलब उस टाइम आप क्या जॉब क्या करते थे वहाँ पर? मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना ही काम मतलब किया करता था। अभी मैं एक्चुअली वहाँ पे ट्यूशन वगैरह करता था। तो आप लोगों ने फिर घर से बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर दिया? जॉब तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही थी, अपना ही मतलब कुछ सोच रहे थे कुछ करने के लिए, बाकी मैं ट्यूशन करता था वहाँ पे। तो आप लोग उस समय जब वो स्थिति बनी वहाँ पर तो सब लोग अंदर रहते थे? हाँ जी, बिल्कुल अंदर ही था, मतलब बाहर नहीं निकल सकते थे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरे मामा जी कोई थे, गेट खटखटा दे तो बहुत डर लगता था। मेरे मामा जी थे, वो इंटेलिजेंस में थे। इनको पूरी खबर रहती थी कि कौन किस में है, जबकि मेरे मामा जी थे वो मुझे जब तक मैंने ग्रेजुएशन भी की थी तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मुझे नहीं पता, वो घर में किसी को नहीं बोलते थे कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ, आईबी में हूँ, किसी को नहीं पता था, लेकिन इनको पूरी पता थी। वो ऑफिस जा रहे थे बस में, उनका बेटा भी 3-4 सीट छोड़ के पीछे था, तो ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में गए। वो एक्चुअली वहाँ पे वो फेरन होता है, एक सर्दियों में वो पहना हुआ होता है, तो उसमें जाके वो अंदर AK-47 रखी होती थी उनकी। जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके सामने इधर उनको गोली मार दी, बेटा उनका देख रहा है। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत दिल दहलाने वाली चीज़ें। अब जो ये फिल्म से, इससे तो सारे वो जख्म फिर से ताज़ा हो गए। अच्छा, आप लोग जब वहाँ से दिल्ली आए तब कितने साल की उम्र थी आपकी, क्या बताएंगे, कुछ बताइए। मेरी उम्र थी यही 28 साल की, 27-28 साल की थी मैं। अच्छा, जब मैं आई हूँ दिल्ली। तो उसके बाद जो अभी हमारे भैया बता रहे थे ये बहुत कुछ है। तो हम यहाँ आके कहीं टेंटों में रहे, कहीं कोई कैंपों में रहे अपना जीवन, और बच्चे छोटे छोटे थे, उनको कैसे पाला हमने वो हमें ही पता है। और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जैसे हमारे माता पिता, सास ससुर, उनको कैसे हमने सहारा दिया, उनका अपना सारा कुछ छूट गया था, उनको कैसे सहारा दिया। वो दिन भर रोते थे कि अब हमारा घर कहाँ से आएगा, हमें भगवान ना करे रोड पे मरना है, क्या करना है हमको। हमें भी कुछ समझ नहीं आता था। जहाँ पर भी जिसको भी जहाँ पर ठिकाना मिला वो वहाँ रह गया। फिर कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने हमें मदद किया, खाने पीने का, वो ये कुछ रहने का, जब तक हम थोड़ा थोड़ा स्टैंड हो गए आराम से। अच्छा, वहाँ से आपने बताया था बाहर की ट्रक से आए थे आप? हाँ, ट्रकों में आए, वो तो सब आए हैं हम ट्रकों में। कहाँ वहाँ पर बसें कारें हमें उस वक्त मिली, सब ट्रकों में भर के आ गए। पूरी फैमिलियाँ, 2-2 फैमिलियाँ, 3-3 फैमिलियाँ ट्रक में भर के आ गए। आपने अपनी आंखों के सामने देखा बम गोले चलते हुए? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं थोड़ा पहले ही निकल गई थी। जो बाकी मेरे ससुराल वाले थे, मेरे घर वाले थे, उन्होंने सब कुछ देखा है। आप पहले ही आ गई? थोड़ा मैं पहले आई थी, थोड़ा सा 1-2 महीने पहले आई थी मैं। हाँ, इसलिए मैंने नहीं देखा। डर की वजह से आए या फिर? डर की वजह से नहीं, हमारा कुछ काम था यहाँ पर, तो इसलिए मैं आई थी। अच्छा, दिल्ली आई थी मैं पहले ही, लेकिन मैं किसी काम से आई थी, कितने दिनों के लिए आई थी, फिर वापस नहीं गई मैं।
वापस नहीं गई मैं। मुझे अभी भी वो अफसोस है, मैं क्यों निकली घर से, मैं किस लिए आई थी, मैं क्यों नहीं गई अब वापस। आपने बताया कि आपके बच्चों के कपड़े जो थे आप ला नहीं पाए। बच्चों के कपड़े थे हमारे, मेरा बड़ा लड़का हुआ था, उसके छोटे छोटे कपड़े थे, मैंने संभाल के रखे कि दूसरा बच्चा हो जाएगा उसको पहनाऊंगी। अब अभी भी मैं वो बात करती हूँ अपनी बहू से कि मेरे इस बड़े बेटे के कपड़े इतने अच्छे थे, वो सारा पूरा ट्रंक मैंने प्रेस करके वहाँ रखा था, वो वहीं छूट गया। मुझे अभी भी वो याद आ रहा है। आपके अब जो जितना भी बड़ा परिवार था वहाँ पर बहुत सारे आपके पूरे फैमिली रहते होंगे, उसमें से ऐसा हुआ कि सब आ गए या फिर कुछ लोग छूट गए? नहीं, हम तो सब आ गए, लेकिन जो कुछ रिश्तेदार थे हमारे, जैसे मेरी सास का भाई था, उसको गोली मार दी बस में से उतार के, ऐसी कई रिश्तेदार जो छूट गए वहीं पर, बहुत सारे। रोजाना सुनने में ऐसी खबरें आती होंगी? बहुत। हमारी एक जेठानी है जो अभी दायरका सेक्टर 7 में रहती है, उसका जीजा था मिल्टन, उसको ले गए, वो मेडिकल में काम कर रहा था, उसको ले गए कि हमारी मिल्टन को गोली निकालो। अच्छा। उसने उसकी गोली निकाली, उसके बाद उसको लाए और उसकी दोनोन आंखें निकाल के मार दिया, उसको छोड़ दिया वहीं पर, दोनों आंखें निकाली थी उसको। बहुत घटनाएं हो गई, कितना सुनाएंगे हम। वहाँ पर उस वक़्त पूरा उनका वो चल रहा था। आपने द कश्मीरी फाइल्स देखी? हाँ, मैंने देखी। क्या कहेंगी मूवी देखने के बाद? हकीकत है सब कुछ? सब कुछ हकीकत है, बल्कि और भी कुछ सीन है जो मतलब कितना दिखाएंगे वो। 3 घंटे की फिल्म में जितना उनसे हो सका है उतना दिखाया है उन्होंने। जो भी अब हर एक, अगर कश्मीरी से आप पूछोगे, हर एक अपना अपना सीन बताएगा, तो सालों लगेंगे उसको सुनाने में, दिखाने में, कितना दिखाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि जो आतंकवादी थे जो घर में आते थे और ज़बरदस्ती घुस के महिलाओं को लेकर जाते थे, वो ऐसा कहते थे कि पति को वो मार देते थे और महिला और बच्चे को लेकर जाते थे। महिलाओं को, बच्चों को छोड़ो, लड़कियां और महिलाओं को ले जाते थे। मेरा भाई बाग मेहता में रहता तो उसके सामने ऐसी घटना हो गई, एक घर की 2 लड़कियों को जेब में ले गई। बहुत सारे ऐसे किस्से। मैं कल में ये सोच रही थी काश वो सीन भी दिखाते, लेकिन कितने सीन दिखाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे। अच्छा, आप पहले आई या फिर आप भी बाद में ही आई थी? नहीं, हम बाद में ही आए थोड़े। आप थोड़े बाद? हाँ जी, हम पहले। तो उस समय जिस तरीके से अभी मैम ने बताया कि ये तो थोड़ा पहले आ गई थी, वो जो नारे थे, जो आवाज़, रात भर शायद नींद भी नहीं आती होगी आप लोगों को? बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। ऐसा वो जो दिन है 90 का, वो दिन है जब उन्होंने टीन बजाए, ड्रम बजाए, छतों पे चढ़ चढ़ के कि यहाँ से निकल जाओ, अल्लाह अकबर, हर चारों तरफ माइकों में, मस्जिदों में उन्होंने शायद ऑडियो कैसेट लगाए थे। ऐसा लगता था कि हर तरफ से यही आवाज़ आ रही थी, गलियों में, घरों में, सब जगह यही आ रही, अल्लाह अकबर, मतलब हिंदुओं यहाँ से, पंडितों यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। बस इसके जब ये वो रात थी, वो इतनी ख़तरनाक रात थी कि कह नहीं सकते, इतना डर लग रहा, सारे सहम गए, सब ने लाइटें बंद करी, घरों की अंधेरे में रह गए कि बस अब हम बचने वाले किसी तरह से भी नहीं है। फिर लोगों ने क्या करा, वो रात पता नहीं कैसे निकाली, सब लोगों ने, ये नहीं कि एक ने, पूरी कश्मीर में जहाँ जहाँ जो कोई था वो रात कैसे निकाली। उसके बाद हमने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले तो जिनके घर में औरतें और लड़कियां थी तो पहले इज़्ज़त बचाने की कोशिश करी, सब ने अपनी लड़कियों को बाहर निकालने की कोशिश करी किसी भी तरह से। मतलब हमें ये नहीं पता था हमारे घर का पड़ोसी जा रहा है कि नहीं, चुप चुप के सारे से अंधेरे में सारे, किसी नहीं पता नहीं चला कि वो सब अपने अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। सब ऐसे भागते गए। कल सुबह देखते थे वो घर चला गया, ये घर चला गया, ऐसे मतलब इतनी हालत बुरी थी। हम डाउनटाउन में रहते थे, वो तो वैसे भी उसको पाकिस्तान ही कहते हैं, वो बहुत, जिधर आप रहते हैं, हाँ, वो खतरनाक इलाका, वो उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, मिनी पाकिस्तान उसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान ही है, चारों तरफ। हाँ, मिनी पाकिस्तान उसको बोलते हैं, उधर ज़्यादा मुसलमान ही है। जैसे कहा जाता है कि जो आपके आसपास जितने भी मुस्लिम फैमिलीज रहती थी, वो सब कहीं ना कहीं पहले तो आपके दोस्त थे, बाद में उन्होंने ही पता, बैठते थे, उठते थे, हमारा इतना मतलब इतना अच्छा था हमारा कि मतलब बहुत आपस में साथ था।
पर इनको एक चीज़ ये थी, इनके माइंड में शुरू से यही बातें, चाहे हम स्कूल में पढ़ते थे, चाहे इनको यही था कि हमें मज़हब, हमारा इस्लाम धर्म फॉलो करते कि हम अगर किसी को मुसलमान नहीं किसी को मुसलमान आएगा तो हमें हज कबूल हो जाएगा, किसी को कलिमा पढ़ाएगा तो हमें हज कबूल हो जाएगा। तो हमारे घर के सामने हमारी पाठशाला भी थी संस्कृत की, जहाँ हमें गीता पढ़ाया जाता था, वो बंद करवा दी उन्होंने। वहाँ हम लोग नहीं जा सकते थे। उधर जहाँ पाठशालाएँ थे उनको उन्होंने अवकाफ बनाए मस्जिदों के, उधर नहीं जाने दिए। बस जहाँ देखो हर गली में सुबह उठ के पहले उनको यही कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज पढ़ना, चाहे 10 बकरे मारे मगर नमाज पढ़ना, इनको दिखाना मजहबी है। बस यही आपका जो बुरका वुरका चलता है, यही आज इनका शुरू से यही इनका दिमाग में यही था। बाकी पहले तो अच्छे लगते थे, ऐसे सामने से अच्छे बात करेंगे, खिलाने पे इतना ज़ोर देते थे कि पूछो मत, कि हमारे घर का खाना हम लोग थोड़ा खाने से बहुत अवॉइड करते, क्योंकि ये वो खाते थे, मैं कह नहीं सकती हूँ, हम इनके घर का खाना नहीं खाते थे। ये गाय वगैरह खाते थे, हम इनका घर का बिल्कुल खाना नहीं खाते, मगर ये बहुत फोर्स करते थे लोगों को खाने। हाँ, बहुत फोर्स करते थे। अभी भी आप मुसलमान के घर जाओगे, वो किसी चीज़ पे फोर्स नहीं करेगा, वो सिर्फ खाने पे फोर्स करेगा, क्योंकि इनको मज़हब में लिखा है कि इनको मुसलमान बनाना ही बनाना है किसी तरह से भी। तो बाकी हालात तो बहुत बुरे थे उस टाइम जब हम निकले। तो पहले तो हमने अपने जितने भी रिश्तेदार थे जो थी लड़कियों को भगा दिया, निकाल दिया वहाँ से, किसी तरह से भी लड़कियों को निकाल दिया। फिर बाद में जब रह गए सारे, फिर जब हालात बुरे हुए आहिस्ता आहिस्ता सब निकल, हमने कुछ नहीं लिया, बिल्कुल जो पहना था वही निकल के गए। उस टाइम सर्दी का मौसम था, हमारे पास दूसरा कपड़ा भी नहीं था। जब हम अमेरिका दल पहुंच गए, जब बसों में निकलने लगे, ऊपर से इतनी फायरिंग, हमने सब सिर नीचे झुका के ऊपर से फायरिंग हो रही थी, जब तक किसी भी तरह से जम्मू पहुँच गए। और जम्मू में इतनी गर्मी थी, हमारे पास दूसरे कपड़े बदलने के थे ही नहीं। फिर कैसे करके एक जोड़ा, चाहे किसी ने दिया, किसी ने लाया, और जो भी हेल्प हो गई। छोटे छोटे बच्चों को दूध नहीं था बच्चों को, मेरे साथ छोटे बच्चे थे, दूध नहीं मिला मेरे बच्चों को। रास्ते में जैसे तैसे वहाँ पहुँच के फिर कपड़े बदल के हम दूसरे दिन भटकते रहे, कभी गीता भवन में, कभी कुछ पता ही नहीं था होगा क्या, ये सोचा ही नहीं था हमें होगा क्या। बस हमने जान बचाई, जान से भी ज़्यादा हमने इज़्ज़त बचाई थी। हमने अपनी इज़्ज़त बचाई थी और हमने जान बचाने की कोशिश करी। मरे तो बहुत, उसकी कोई गिनती नहीं है। पहले तो इन्होंने बोला चलो हमसे, इनको वो था हिंदुओं से, बाद में इन्हें सरदारों को कौन सा छोड़ा, उनको भी मारा। ये किसी के नहीं हो सकते हैं, चाहे यहाँ भी है ना, हम यहाँ भी ये किसी के नहीं हो सकते। ये मैं लिख के दूंगी, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। यहाँ हम रहे 30 साल 32 साल से रहे, भगवान की कसम हम जैसे रह रहे हैं, हमें ये नहीं लगता हम यहाँ रह रहे, अभी लग रहा है हमें वहाँ जाना है। बस ये हमारे मन में, हम सपना भी देखते हैं तो हम यहाँ का सपना कभी अपने घर ही देखते रहते हैं, हमेशा वही अपना घर, हमेशा वही। क्योंकि बचपन याद होता है तो सबसे बड़ी याद बचपन की होती है, हमने वही छोड़ दिया वो बचपन। जवानी हमें बर्बाद हो गई यहाँ पर, गर्मी में सांपों को काटा किसी ने, हमारे बुजुर्गों को कितनी तकलीफ हो गई, क्या बताऊँ मैं बोल नहीं सकती उनको। जिन बेचारों की शादी हो गई, एक कमरे में 10 फैमिलियाँ होती थी। अच्छा। बाथरूम में एक फैमिली रहती थी, इतनी हालत बुरी थी। यहाँ ऐसे पर्दा लगा के एक फैमिली रहती थी, इधर एक पर्दा लगा के एक फैमिली, बहू इधर होती थी। मतलब कितना कुछ ये बताने के लायक नहीं। सारी हमारी जनरेशन की जो जवानी थी वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई, पूरी बर्बाद हो गई। वो कहीं नहीं। आज भी हमारे बच्चे, हमारे पास अब सब कुछ होते हुए भी, तब भी हम मन से बहुत गरीब है, हमें खुशी नहीं है। मेरे पास आज तक बेडरूम ही नहीं था, आज मेरे पास बेडरूम है, करना क्या है उसको, ये बताओ मुझे। मतलब हमने पूरी ज़िंदगी खुशियाँ कुर्बान कर दी, सारी मिला कुछ नहीं हमें। मगर एक चीज़ की खुशी है, हमने बहुत तकलीफ उठाया, हद से ज़्यादा जो भी करा, एक टाइम की रोटी खाई, मगर हमने अपने बच्चों को कोई गलत काम करने नहीं दिया, ना हमारे बच्चों ने गलत संस्कार लिए। हमारे कोई बच्चे ने तलवार, बंदूक या कोई गलत चीज़ नहीं उठाई। हमने बच्चों को कैसे करके सबसे ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और बच्चों को अच्छे शिक्षा दी। बच्चे अच्छे पोस्टों पे बाहर चले गए, जो भी चले गए। फिर हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। दूसरी बात, हमने कहीं भी अपना, चाहे हम अमेरिका गए, चाहे हम जर्मनी गए,
हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। हमने अपने, मैं आजकल बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नई जनरेशन को जो इसको फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा कल्चर मर गया तो कश्मीरी मर गया। हम अपने अपना कल्चर फॉलो कर, क्यों, वो हमें जड़े वहाँ से है, हम वो छोड़ ही नहीं सकते हैं। हम वो छोड़, आप वो सारा खाना बनाती हैं सेम टू सेम वही, हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, सब कुछ सेम टू सेम, क्योंकि हमारे रगों में हमारा अपना कल्चर है। हर चीज़ का, पूजा पाठ में किसी में भी कोई गलत काम करने नहीं दिया किसी को। बाई चांस कोई गलती से फंस भी जाता, कुछ गलत कर भी जाता, मगर आम तौर पर किसी को नहीं करने दिया। अब ये पिक्चर आ गई, हमें खुशी है, चलो ये आ गई 32 साल के बाद, मगर एक बात का दुख है, बहुत लेट आ गई, बहुत लेट आ गई। आ भी गई, सारा तो दिखा नहीं पाएंगे, जितना भी दिखाया उसमें चलो हमें क्या हुआ, आज तक अगर आप बात करते हो तो आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, तब आप आगे भी बोलोगे, हैं। हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, किसी नहीं, किसी पार्टी वार्टी तो छोड़ो, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। बीच में कभी आपसे कोई सरकार का, कोई पार्टी का कोई नेता कभी आपको सपोर्ट करने की कभी नहीं आया? हाँ, पार्टी कहीं भी आई, किसी भी जगह पे आई, वोट मांगने आएंगे, फिर हम दूसरे दिन किसी को नहीं देखेंगे। मैं आपको हकीकत बताऊं, मेरा आज तक भी इधर वोट नहीं है कश्मीर का। जो जैसे हमने उधर वोट ही नहीं डाले थे, हमारा कल्चर उधर कुछ अलग था, मतलब हम ज़्यादातर अपने घरों में ही रहते थे, ज़्यादा वो ही नहीं करते थे। पर फिर भी हमारे जो भी जितने भी कश्मीरी है, एक साथ होते हुए भी हम बिखर गए हैं बुरी तरह से, रिश्तेदारों से बिखर, अपने सब, क्या बताऊँ मैं, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। इसको समेटने में सदियां लग जाएगी। हमारे मंदिरों को लुटा दिया। अभी भी आप देखोगे, अभी परसों की बात है, कौन से मंदिर को जलाया अभी, ये यहाँ ये जैनपुरा में रेगने मंदिर, अभी परसों की बात है, अभी भी नहीं छोटे। अगर इन्होंने हमें टीका करके देखा ना, इनको पता नहीं क्या आग लगती थी इनके मन में, जैसे टीका किसी को देखा इन्होंने। ये हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते उधर। अगर हम जा भी लेते हैं, हम क्या करेंगे उधर? दूध बेचने वाला यही है, सब्जी बेचने वाला यही है, A to Z यही है, क्योंकि हमारे पंडितों में जितने भी पंडित हैं, सबसे ना हमने दूध वाले का काम करा किसी पंडित ने, ना कोई सब्जी बेचने का काम, क्योंकि पढ़े लिखे थे, पंडित थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे सारे, अपनी कमाई कम ज़्यादा अपने घरों में खेती बाड़ी वाले थे, उनका इतना ज़मीन था, इतना सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था, सब कुछ। सोचो जब इन्होंने अपनी गाय छोड़ के चले गई, जिस टाइम वो लोग निकल गए, अपने बच्चे से अपने जानवर प्यारा होता है, वो छोड़ के गए, और कैसे कितना दर्द होता है, हैं? अपने बच्चों को उठा के ले गए, मगर गाय को कहाँ ले जाएंगे बेचारे, इतना दुख होता है। बाद में उन्होंने क्या करना, काटना ही था उनका। आज देखो, आज के उधर हमारे अखरोट के पेड़ होते थे, हर घर में 10, 20, 40, 50 पेड़। हमारे पीछे उन्होंने एक भी अखरोट का पेड़ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी लकड़ी में उनके पैसे आते हैं। उन्होंने हिंदू तो आना ही नहीं है, कश्मीरियों को तो आने, काट के कर दिया उनको बराबर, मतलब तबाही मचा दी इन्होंने। तब आपने क्या, इन्होंने कहा, अपने तो इन्होंने, इनको देखो, मैं कश्मीर गई 2-4 साल पहले, देखा, मैंने देखा इनके घर ऐसे बने हुए, ये ऐसे रहते हैं। आपके घरों में? हमारे घरों में हमने कोशिश करी अपने घर में जाने के लिए, करा, मतलब आपने कोशिश करी, मगर हमें वो जो ऑटो ड्राइवर था, उसने बोला मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको, मुझे भी खतरा है। उसने ही मना कर? हाँ, उसने नहीं, उधर डाउनटाउन में खतरा वैसे था, उसने बोला मेरे को भी खतरा है, मैं नहीं ले जा सकता। अभी भी तरस रहे हम, एक बार अपने घर को देखे, नहीं देख सकते। घर ही नहीं छोड़ा हमने, जिंदगी ही छोड़ी। अब बच्चा क्या, अब बुढ़ापा हमने यहाँ निकालना, और क्या, वही बेचारे आधे मर गए, आधे घर गए, आधे को कुछ हो गया, आधे के। अब हमारी नई बच्चे हैं, जनरेशन, उनको क्या बेचारों को पता है, उन्होंने कहाँ देखा हुआ है। पर हमारे बच्चे हमसे सुनते, आज उन्होंने पिक्चर देखी, उनको थोड़ा फील हो जाएगा, भाई नहीं, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमारे साथ, जब देखने में थोड़ी रियलिटी थोड़ी सी हो जाती फील। और सबसे ज़्यादा तो अनुपम खेर जी ने इसमें बहुत बड़ा अच्छा काम करा, वो तो बहुत ही अच्छा लगा। जो भी है, कोशिश करी है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इतना ही नहीं कि घर छोड़े, घर तो हमने उसे भी अच्छे बनाए, घर की कोई बात नहीं, घर तो बन ही जाएंगे, बनते रहेंगे। जो हमने अपना
अपना जो क्या बताऊँ मैं, जो माँ का दुख होता है, किसी को माँ को छोड़ते हुए क्या हो जाता है, वही हमारे साथ हुआ। हमने अपने मातृभूमि मातृ को, मेरी सास मरते दम तक यही कहती थी कि मैं जब मरूंगी मैं कश्मीर में ही मरूंगी। उसको कहती मैं उसी मिट्टी से पैदा हुई, उसी मिट्टी में मिल जाऊंगी। उसको मरने तक भी यही बोलती थी मैं अपने घर जाऊंगी। तो मेरा भाई निकल रहा था, उसने मेरे दूसरे भाई के सामान को पकड़ा है। उसने बोला वो जम्मू भाग रहे थे। दूसरे दिन उसको मिलिटेंट आए मारने के लिए। दूसरे दिन उसको मिलिटेंट आए में गोलियां लेकर नीचे दरवाजे पे, आजा तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर उसको दूसरी मुसलमान थी, उसने बोला तेरे को मस्जिद में बात हो गई, नाम लिस्ट में चढ़ गया, उधर बुला रहे हैं आपको, आज छोड़ेंगे नहीं। मगर वो मुसलमान ने हमारे थोड़ा वो उसको हो गया बेचारी को, उसने उसको छत से ऊपर से छत से उतार के अपने घर में छुपा दिया जब तक सुबह हो गई। सुबह 4 बजे वो निकल के पता नहीं कहाँ गलियों में से निकल के बच के निकल गए सतीश टिकू के घर। सतीश टिकू उधर हबकदल में रहता था जिसको मारा गया, सतीश टिकू, उसके घर में गया। बारिश इतनी पड़ रही थी, ऐसे बीच में वो नदी थी झेलम नदी, उसको क्रॉस करके उधर पहुंचा। जब उधर से निकला 3 रात 3 दिन उधर छुपा रहा, फिर निकल गया कैसे करके, कर्फ्यू खुल गया, पता नहीं कैसे कैसे निकल गया। और पीछे से दूसरे तीसरे दिन उसको मारा, बेचारे को, सतीश को मारा। उसके बाद उसको मारा, वो निकल गया। जब कैसे तैसे जम्मू पहुंचा, उसने बेचारे ने सामान वामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे थे, उसने सोचा चलो मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स ले जाऊंगा, वहीं छोड़ सीढ़ियों पर कुछ नहीं लिया। मेरा दूसरा भाई था, उसको नीचे से मारने आ गए, 3 मंजिल से उसने छलांग मारी नीचे और वो बेचारा छिप गया। 5 उग्रवादी उसके पीछे पड़ गए, वो उस मस्जिद के पीछे ही छुप गया। उसने सोचा आज तो मेरे को मारेंगे, उसने उसके साथ माथा रखा मस्जिद के साथ। उसको पता नहीं कैसे अकल आई, उनको पता है मस्जिद में तो आएगा नहीं है, मस्जिद के साथ छिप गया जब तक वो निकल गए। जब तक 3 बजे रात को वो वहाँ निकल गया। 5 बज गए सुबह के, फिर उसने देखा थोड़ा सा घास आ गया, पैदल पता नहीं कहाँ से निकल के, पता नहीं कैसे बचा के और निकल गया। ऐसे तो कई मिसालें, इसके कोई एंड नहीं है, ऐसे तो बहुत है। पर चलो अब शुरुआत तो हो गई किसी तरह से। मैं कहती हूँ अगर आज नहीं जागे लोग, चाहे हिंदू है चाहे हम कश्मीरी है, अगर आज नहीं जागेंगे फिर कभी नहीं जागेंगे। फिर तो हमारा मसला कभी हल ही नहीं हो सकता है किसी भी तरह, कोई भी कुछ भी करे। यही नहीं कि हम हिंदू पंडित हैं, वो नहीं, जो उधर पुलिस वाले मारे गए लाखों के हिसाब से आज तक 30-32 सालों से जो बॉर्डरों पे मर रहे हैं, जिनको पत्थरों से मारा, जिनको कैसे कैसे मारा, बांध के मारा पुलिस वालों को, क्या नहीं करा उनके साथ, वो हिंदू नहीं है, वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे अपने नहीं है। चाहे उसमें सिख है चाहे उसमें कोई भी है तो वो अपने ही है। उनके भी मरे, हम ये नहीं कहते उनके भी मरे, अगर हमारे 10 मरे उनके भी 20 मरे, ऐसा नहीं है कि उनके कोई नहीं मरा, पर उन्होंने हमारा नुकसान करा, उनका भी हो गया। अभी हम 3 दिन पहले जिस दिन ये रिलीज़ हो गए तो हम गए थे, मैं गया था, मेरी मिसेस गई थी और मेरा छोटा वाला बेटा गया था। हालांकि वो यहीं पे पैदा हुआ, 2000 में है, 2000 में वो पैदा हुआ है, तो उसको तो कश्मीर की कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने कल्चर घर में वो रखा है, हम तो भाषा भी घर में वही बोलते हैं हम। तो वो जब वहाँ पे गए, हम देख रहे थे मूवी, तो वो पूरे 3 घंटे रोया मेरा बेटा। उसको इतना फील हो गया कि मेरे माँ बाप के साथ कितना अत्याचार हुआ है, वो रोता रहा। इंटरवल के टाइम में मैंने बेटे को बोला कि कुछ खाने के लिए ले लो। मैं कहा छोटा बच्चा है, मतलब कुछ भूख लगी होगी, बहुत टाइम पहले से कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले आओ अपना, मतलब खा लो, कुछ चिप्स वगैरह और क्या मिलेगा वहाँ पे। कहते डैडी हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। तो मुझे फिर शर्म आ गई अपने आप। मैंने कहा देखो इस बच्चे को मतलब इतना एहसास है, ये मतलब क्या कह रहा है, मैंने गलती की, मैंने इसको बोला। वो पूरा फिल्म में रो रहा था। आज 32 साल हो गए। वैसे तो काफी समय से सभी चाह रहे थे कि एक बार अपना घर जरूर देखें, एक बार जाने का मौका मिले, कभी हो सके तो जा पाए वहां पर। आपने कभी सोचा कि मैं जाऊं या कभी गए हो, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं, मैं मुनासिब नहीं समझा इसको, क्योंकि जाके क्या करें वहाँ पे सारा तहस नहस हुआ है, सारा मतलब पूरा जहाँ से हम मतलब बचपन जहाँ गुजारा, जब वहाँ पे हमारे पड़ोसी जो थे वहाँ पे, जब वही हमारी खून के प्यासे थे,
तो क्या कर रहा है वहाँ जाके, ये यहाँ पे अगर कुछ कमाया तो वो वहाँ पे जाके उनके ऊपर लुटाओ। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि जो भी कश्मीरी हिंदू है उनको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई जाता भी है वो बहुत गलत करता है। भाई तुम तो अपना पैसा कमा के उनके ऊपर लुटा रहे हो, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा दर्द दिया, किस लिए जाना है वहाँ पे। हमारी डिमांड है, हम चाहते हैं कश्मीर में जाना, लेकिन हमें एक सेपरेट होमलैंड दे दो। पनून कश्मीर हमारी डिमांड है, हमें एक सेपरेट होमलैंड पनून कश्मीर दे दो। हम उधर रहेंगे, जिस पे पूरा मतलब यूनियन टेरिटरी का मतलब उसमें स्टेटस होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा सीधा, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि हम पैट्रियोटिक इंडियन है। हम इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते, हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। हमें अंडर द इंडियन गवर्नमेंट अपना एक होमलैंड दिया जाए, हमारी डिमांड वही है और कुछ नहीं है। हम ऐसे नहीं जाएंगे। जो अभी कुछ भी कर रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि वहाँ पे बसाएंगे, क्लस्टर कॉलोनीज बनाएंगे, उनके साथ में कुछ कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ मिल के जाओ। नहीं, हमारी वो ज़रूरत नहीं है। हमें एक सेपरेट जगह दे दो, उसमें चाहे जैसे भी हम खुद अपना डेवलप करेंगे उसको। सर एक चीज और है, आज भी 32 साल हो गए, अपने देश में ही आपको अभी भी रिफ्यूजी माना जाता है। रिफ्यूजी अगर माना जाता होता तो ठीक था, इन्होंने हमें माइग्रेंट शब्द लगा दिया। माइग्रेंट हम नहीं है, वी आर नॉट माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स वो होते जो अपनी स्वेच्छा से जाए। आप कहीं स्वेच्छा से कहीं नहीं गए, आपको जबरदस्ती भगाया गया वहां से, आपको फोर्सफुली वहां से भगाया गया। वी हैव बीन शंटेड आउट। हम माइग्रेंट नहीं है, हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड है, रेफ्यूजीज है। रेफ्यूजी स्टेटस हमें नहीं दे रहा है यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ पे हमें माइग्रेंट बोला जाता है। एक और चीज है कि जैसे ये मतलब कुछ लोग कहते हैं 400 लोग मरे हैं जी, 500 लोग मरे हैं या 1000 मरे हैं। नहीं, ये भी गलत है। मैं कह रहा हूँ लगभग 50,000 लोग से ज्यादा मरे हुए हैं कश्मीरी हिंदू। जो भी अभी डेथ होती है, वी आर इन एग्जाइल, एवरी डेथ इन एग्जाइल इज मार्टियर। ये सारे शहीद हुए हैं जो यहाँ पे भी अभी मर रहा है, चाहे किसी भी कारण, वो सारे मार्टियर है, वो सारे शहीद हो रहे हैं। हम अपनी स्वेच्छा से तो नहीं आए ना यहाँ पे। कोई भी अपनी माँ को छोड़ के नहीं आता। हमारी मातृभूमि है, वो माँ ही है, उसको कोई स्वेच्छा से तो नहीं छोड़ के जाता ना। तो भगाए गए हैं हम। तो जो भी जहाँ मर रहा है तो वो एक मार्टियर ही है, उसको मार्टियर का ही दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल सर आपसे, जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो देश की जनता है? मैं देश की जनता से, खासकर देश के सारे हिंदुओं से ये अपील करता हूं कि एकजुट हो जाओ। यहाँ पे हमने देखा है जातिवाद, जो कि हमारे कश्मीर में, कश्मीरी हिंदू में नहीं था। हमारे कश्मीर में जितने भी हिंदू है वो सारे कश्मीरी हिंदू पंडित कहलाते हैं, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। हम ये नहीं है, हमने यहाँ पे देखा है ये कि आपस में मतलब एक दूसरे को साथ में बिठाते नहीं। हम तो अपने साथ में खाना खिलाते हैं, चाहे कोई लेबर हो, हमारे साथ में यहाँ पे लेबर कोई काम करने के लिए आता है, मैं उसको अपने साथ में यहाँ पे खाना खिलाता हूँ, अपने साथ में बिठा के। यहाँ पे तो उसको बोलेंगे जाओ भाई उधर बैठो, ये नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू है वो हिंदू है, एकजुट हो जाओ, नहीं तो एक टाइम आएगा यहाँ पे पूरा वही होगा जो कश्मीर में हुआ। क्योंकि आप देख लीजिए बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी हिजाब का ये मसला उठा कर्नाटका में, वो क्या है, ये तो धीरे धीरे कर रहे हैं, इसको इस्लामीकरण करने के लिए ही है ये हो रहा है। अगर अभी भी नहीं सुधरोगे तो एक टाइम आएगा आप सबको यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ पे या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा या मुस्लिम बनो, ठीक है। फिर वही है कि लेडीज को लेंगे, भाई शादी कर लो उनके साथ, 10-15 बच्चे करो, उसके बाद तलाक दे दो उसको। इनका तो यही है, ये और कुछ नहीं है इनका। एक सवाल सर आपसे कि अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट कपिल शर्मा शो और बॉयकॉट सोनी टीवी लगातार। क्या कहेंगे कि देश के नागरिकों का, देश के नागरिक ही कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिस मूवी को आज खुद जनता प्रचार कर रही है, उसको क्या जरूरत है ऐसे सोनी टीवी की या फिर कपिल शर्मा शो की? देखिए, कपिल शर्मा जो है, ये जो एक द कश्मीर फाइल जो मूवी है,
ये कपिल शर्मा शो की मोहताज नहीं है। कपिल शर्मा एक बांड है, उससे ऊपर तो हम उसको समझते नहीं है। वहाँ पे सिर्फ वल्गरिटी दिखा देते हैं और कुछ नहीं है। हमारी ये मूवी जो है ये उसकी मोहताज तो है नहीं, तो वो अननेसेसरली मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तो देखना ही नहीं चाहिए। सोनी टीवी तो मतलब वो तो अपने आका का जो है उसका जो उसको अपने आका वगैरह कहते हैं उन्हीं का मानेगा, तो उसको अपने पैसे से गर्ज है, वो अच्छी चीज़ को प्रमोट करेगा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छा कि मतलब सोशल मीडिया में जो इसकी प्रचार हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखनी चाहिए ये फिल्म, और सुपर हिट बनाना चाहिए, सुपर हिट बनाना चाहिए। बाकी ये बॉलीवुड में जितने भी बांड है इनका मतलब दाऊद कनेक्शन है, मतलब सारा मतलब ये तो टेररिस्ट कनेक्शन है इनके सबके, इनको पूरा बाइकआउट ही करना चाहिए, पूरे बॉलीवुड को ही, पूरा सोनी चैनल को ही बाइकआउट करना चाहिए। नहीं सिर्फ कपिल शर्मा को नहीं, सबको बाइकआउट करना चाहिए। और सोशल मीडिया पे इसका अच्छा प्रचार हो रहा है, अच्छी तरह से चल रही है फिल्म, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, देखने भी चाहिए। सच्चाई सबके सामने आ रही है, वो सच्चाई को आगे आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी ना रोका जा रहा है कहीं ना कहीं इस फिल्म को रिलीज, लाइक जिस तरीके से हॉल है जितने भी पूरे स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, शाम के दिए जा रहे हैं, रात के स्लॉट दिए जा रहे हैं ताकि लोग इस समय देखें, लेकिन दिन में हम देख रहे हैं मूवीज को जगह नहीं मिल रही। हाँ, इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है कि ये मतलब बॉलीवुड का या इनके ऊपर से हाथ है कि मतलब ये फेल करना चाहते हैं इस फिल्म को, लेकिन वो होगी नहीं, फिल्म तो सुपरहिट होगी। अब जैसे ये लोग दिखा रहे हैं कि अभी गोवा में दिखाया था, एक हॉल में पूरा हॉल खाली था, लेकिन वो दिखा रहे थे कि सारी टिकटें बुक हो गए। ये दिखाना चाहते हैं कि फिल्म फ्लॉप है, लेकिन रेस्पॉन्स अच्छा है लोगों का, लोग देख रहे हैं फिल्म को। अब तो नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने कहा बिल्कुल है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है उनको, और वो कह रहे हैं कि ऐसी मतलब सच्चाई सामने लाई है इस फिल्म ने, और इसके पीछे लोग पड़े हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं मतलब उनको दे रहे हैं। मैं अभी कल देख रहा था न्यूज़ में, वो सुदर्शन टीवी के मालिक जो है वो कह रहे हैं कि मैं फ्री में अपना यहाँ पे फिल्म को दिखा दूंगा ताकि सच्चाई लोगों को दिखे। तो ये इस फिल्म को मतलब क्योंकि उनकी फिल्में तो फिट रही है, ये फिल्म तो फ्री में मतलब अभी चल रही है अच्छी तरह से, इनका ना कोई इन्होंने पोस्टर लगाया कहीं, ना कुछ है, तब भी इनका प्रचार अच्छी तरह से हो रहा है, फिल्म सही जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम पूरनजीत टुसू है, मूल निवासी बारामूला कश्मीर से हूँ, और 90 के दशक में हम वहाँ से बाके आए रात को। जो हमारा मकान था वो 2-3 कनाल ज़मीन, जो बाग था, ऑर्चर्ड बाग में बनाया हुआ था, 2 मंजिला मकान था, लेकिन हालात को देखकर हमें वहाँ से भागना पड़ा। उस वक्त हमारे पिताजी उनने क्या डिसीजन लिया कि घर का सामान छोड़ के हमने सिर्फ कपड़े लेके आए, और एक गाय हमारे पास थी, उस गाय को हम ट्रक में ला के आ गए जम्मू। गाय को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो गौ रक्षक है, वो गौ भक्षक नहीं है। उन्होंने उस ये डिसाइड किया, नहीं हम अपना सामान छोड़ सकते लेकिन गाय माता को नहीं छोड़ सकते। गाय को लेके हम जम्मू आए। जम्मू में आस्ता आस्ता किराए के मकान में रहे, कैसे गुजारा किया। अब भगवान की कृपा है कि अभी तक हम ठीक ठाक हैं, लेकिन पिताजी जम्मू की गर्मी और टेंशन ना सहते हुए 1992 में वो अंतर्ध्यान हो गए। काफ़ी वो डिस्टर्ब रहे, और कश्मीर में जो भी हुआ, हम अग्निहोत्री जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम अपनी बरादरी को, खासकर जो हमारी बरादरी से बाहर हैं, उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए कि हम पे क्या बीती है। हालांकि जो कश्मीर फाइल्स है, इसमें जो दिखाया गया, अब वो भी क्या करें, 3 घंटे में वो 30 साल का जो कारनामा है वो थोड़ी दिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना भी उन्होंने दिखाया है, जख्मों पे जो ये लगा था वो फिर हरे भरे हो गए। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। काफ़ी दुखद जो हमारे साथ बीता हुआ, काफ़ी दुखद है। हमारी मदद जो हिंदू भाई थे, उन्होंने हमें, किसी ने मकानों में फ्री अकोमोडेशन दी, जो जम्मू में डोगरे, हम उनके बहुत ही आभारी हैं। उन्होंने हमें पनाह दिया, हमें शरण दी, और हर किस्म की मदद की उन्होंने। सर, जब आप वहाँ पर रहते थे उस समय कैसे हालात बने? मतलब 19 जनवरी 1990 में ऐसा क्या हुआ उस वक्त? आपने तो सब कुछ अपनी आंखों के आगे देखा था, क्या हुआ था जो आपको एकदम से निकलना पड़ा? कैसे आए आप दिल्ली? देखिए, 84 के बाद वहाँ पे हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। जब इंदिरा गांधी का कांड हुआ, उसके बाद
सिख और मुस्लिम ये दोनों हिंदुओं के अपोजिट हो गए जो वहाँ पे लोकल थे। रात को पत्थरबाजी हो रही थी हमारे मकानों पे, और जो हमारे जो मुसलमान भाई थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी मुसलमान बुरे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की साजिश थी। उन्होंने एक सेक्ट को उनका ब्रेन वॉश किया, उनमें जहादिज़्म पैदा किया, तो इस्लामिया जो कल्चर है उसको उन्होंने, हालांकि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है जाति करना, लेकिन ये एक उनकी सोची समझी जो रणनीति थी, जो हमारा कोल्ड वार चल रहा है 1947 से इंडिया के साथ पाकिस्तान का, ये उसकी रणनीति थी। तो उसमें हम भी उलझे, और हम खाली ये 90 की बात नहीं है, 1947 से हम रुड़कते आए हुए हैं। हम नहीं, 1947 में हमारा एक माइग्रेशन हुई जब कबायली आ गए थे पाकिस्तान से, तो हम बेसिकली कुपवाड़ा के रहने वाले थे, बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे। 47 में हमारा एक पलायन हुआ, वो अभी हम वो नहीं सह रहे थे कि 90 का हमें दूसरा पलायन देखना पड़ा। अब जो कुछ आप ऐसा हम अपने टांगों पे खड़े हो रहे थे कि दूसरा पलायन, और हम पे क्या बीत रही है भगवान जानता है। तो इसके अलावा मैं क्या कहूँ, मैं इस टीम का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इनकी ये फिल्म हिट होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हो सके तो उसका पार्ट 2 भी बनना चाहिए। जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अच्छा सर, कहा जा रहा था कि मतलब अभी आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हर तरफ कश्मीर फाइल्स के चर्चे हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो मूवी में दिखाया गया है आधी हकीकत है और आधा झूठ है। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, आप बताइए सच क्या है? नहीं, झूठ कुछ नहीं है, जो भी है इसमें हकीकत। ये फिल्म नहीं है, ये हमारी रियल स्टोरी है जो हम पे भी। हाँ, इसमें कुछ चीज़, बल्कि इसमें कुछ चीज़ छुपाई भी गई है। जितनी रियलिटी है उसका तो इन्होंने 50% भी नहीं दिखाया। जो हमसे इससे भी ज़्यादा जातियाँ हुई हैं, क्योंकि अब हर एक के इसका लिहाज रखना पड़ता है, लेकिन इस मूवी में जितना दिखाया गया बहुत कम दिखाया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसका पार्ट 2 बने और उसमें सही एपिसोड दिखाया जाए। जो बीता हुआ, जो आर्मी जवानों के साथ, वो दिखाया नहीं इन्होंने। आपने अपनी आंखों के सामने उस वक्त, उस दौरान क्या देखा था? मैं तो एक्चुअली क्या था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता था, और मैं 90 में वहाँ ड्यूटी करता था। हमें अलाउड ही नहीं था कि सिविल बस में चढ़े। हमारे लिए स्पेशल गाड़ी जाती थी बारामूला से श्रीनगर। अगर हमें जम्मू आना होता था, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी माइग्रेट हो गई थी, तो मुझे या तो टैंकर में आना पड़ता था, छुप के आना पड़ता था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के बाद। उनको भी डर लगता था। टैंकर जो आते थे जम्मू से, उनके ड्राइवर हिंदू होते थे, सिख होते थे, वो भी डरते कि रास्ते में कहीं हमें मुजाहिद न मिले। इतनी हालात ख़राब थी। और जब हम ड्यूटी पे होते तो मैं कई बार, मुझे जीवनदान मिला है। रॉकेट लॉन्चर मेरे सिर के ऊपर से निकल गए हैं। अच्छा। ऐसा भी हुआ है। हाँ, बम ब्लास्ट होते थे, रात को हम जाते थे ऑपरेशन में, तो फायरिंग होती थी, हमारे सामने गोलियां चलती थी। मैंने चलती हुई गोलियों में मैंने वहाँ पे ड्यूटी की हुई है। इसलिए मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही बदनसीब दिन थे, वो दिन दोबारा ना आए। अब हमने तो झेला, हमारे पूर्वजों ने झेला, जो हमारी नई जनरेशन ने भगवान इनको इस त्रासदी से बचाया। जब आप वहाँ से आए तो कुछ सामान लेकर आए या फिर सिर्फ ऐसे ही आ गए? मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे पास सामान रखने की जगह ही नहीं थी। ट्रक था, ट्रक में हमने खाली गाय लाई थी, गाय लेके, और कुछ थोड़े बहुत अपने कपड़े लाए थे, बस। बाकी कोई सामान नहीं था हमारे पास। 32 साल हो गए सर आज, लेकिन इसके बाद कभी आप कश्मीर गए दोबारा? कश्मीर में 1-2 बार गया हूँ। हाँ। लेकिन घर गए आप? घर नहीं जा सका। अलबत्ता डर का माहौल था। जब भी मैं गया, 2 बार गया, तो डर के कभी अपना घर मन तो करता है, अब क्या करें, मन तो करता है। सपने में देखते हैं घर, हम सपने में अपने घर आते हैं। कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम जो भी सपना देखते हैं, हम घर का ही सपना देखते हैं। हम घर में ही होते हैं, हम बारामूला के ही सपने मुझे आते हैं। मुझे कभी जम्मू के या दिल्ली के सपने नहीं आए। मुझे जो भी सपने आते हैं, मुझे बारामूला के ही सपने आते हैं। अपने मकान में जो मैंने अपने हाथों से पेड़ लगाए थे, अखरोट का पेड़ लगाया था, छोटा सा था, हम ऐसे हाथों से अखरोट उतारते थे, सेब उतारते थे, ऐसे मुंह से देखते थे, जो लाल सेब होता था वो खाते थे। यहाँ कहाँ सेब 100 रुपये किलो मिलता है,
वहाँ तो हम सेब गायों को फेंकते थे, इतने सेब होते थे हमारे पास, इतना फ्रूट होता था। और वहाँ की आबहवा वो कहाँ मिलेगी? यहाँ तो हम जुम्मों में जलते हैं गर्मियों में, इधर देखो जुम्मों में कितनी डेथ्स हो गई हैं। क्या उम्र थी आपकी जब आप वहाँ से दिल्ली आए? मेरी उम्र उस समय मात्र 14 साल थी। 14 साल? जी, मैंने सिर्फ 10वीं के एग्ज़ाम वहाँ दिए थे। एग्जाम दिए थे। जी कैसे हालात थे, थोड़ा बताएंगे? क्या कुछ फेस किया आप लोगों ने? जी, ये इस कहानी की शुरुआत थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। 90 नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक दिन अचानक ही ऐसा हुआ। इसकी भूमिका बनती है, तो इसकी भूमिका पहले से बनी थी। मैं इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कम से कम 84 में। 1984 में 1984 में अक्टूबर 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर होता है। वहाँ तक सारी तैयारियां पूरी थी इनकी, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन इनके जो हथियार आया है, इतना हथियार आप मुझसे मत पूछिए, आप आर्मी के पास पूछिए कि आर्मी के पास इतना हथियार जो वो डेली ट्रकों हथियार पकड़ते थे हाइड आउट से, वो आया कहाँ से? वो एकदम ही नहीं आया। वो आया कहाँ से? उसकी स्थापना पहले हो चुकी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद ही वो सब बाहर निकल आए, बैलून से जैसे बाहर निकल आते हैं। अक्टूबर 84 में इंदिरा गांधी की किलिंग होती है, और 85 आते आते छोटे मोटे घटनाएं घटनी शुरू होती हैं। जैसे क्या? जैसे छोटे मोटे धमाके, ग्रेनेड हमले, मंदिरों में बीफ डालना, रात को मंदिरों के अंदर बीफ डालना, मंदिरों को जुठा करना, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को जलाना, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद जहाँ पर हिंदू बस्तियाँ हैं उनको डराने की कोशिश करना, धमकाने की कोशिश करना, हिंदू बस्तियों के बीचों बीच जुलूस निकालना, नाला तकबीर अल्लाह अकबर के इस तरह के नारे जो एंटी नेशनल नारे हैं, जो सिर्फ एक धर्म को इंगित करते हैं, इस तरह के नारेबाजी शुरू हुए। चूँकि जो कश्मीरी पंडित कौम है वो तो ब्राह्मण कौम है, उनका तो इस हिंसा से तो वो बहुत दूर है। हमारे घर में जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है ना, वो भी डंका नहीं होता, ये हकीकत है आज भी। तो तब की तो बात ही नहीं थी। ये हुआ है, यहाँ से शुरू हुई है कहानी। पूरी शेल्टरिंग हुई है सरकार की, पूरी मूक दर्शक बन के रही है। इसके लिए चाहे कोई नाम ना ले, लेकिन मैं कांग्रेस का नाम स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कांग्रेस की पूरी साजिश थी ये, कांग्रेस के पूरे संघर्ष में हुआ ये। आपने तब सरकार से, आपका जो कम्युनिटी है, इन्होंने मदद मांगी उस समय सरकार से, किसी तरीके की हेल्प की? हमारे पर इतना कुछ बीत रहा है, कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है कोई देखने तक नहीं आया। उस समय हमारा जो एकमात्र सहारा बना वो बनी बीजेपी। तो उसमें एक उभरी हुई नहीं थी, पूरी सत्ता में नहीं थी तो उस वजह में तो थी एक बीजेपी जो हमारा सहारा बन के गई। बीजेपी ने हमको सड़कों पर थे, हम बस हमारे सर के ऊपर छत नहीं था, सड़कों पर थे हम। सब जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है कहाँ हमने शेल्टर ले लिया। उन्होंने हमारी मदद की उस समय, यदि कैश की मदद ना कर सके लेकिन कम से कम जो स्टफ्स हैं, कंबलें थी, राशन था, इसके द्वारा उन्होंने हमारी पूरी मदद की। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहला था जो समस्या थी वो थी बच्चों की। जो उस समय बच्चे थे, चलिए मैंने तो 10th का एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट मैंने सुना जम्मू में। मैंने रिज़ल्ट उसके बाद मैं नहीं गया कश्मीर, एग्ज़ाम दिया मैंने 10th का कश्मीर में, उसके बाद रिज़ल्ट मैंने सुना जम्मू में। सर्टिफिकेट लाने तक नहीं गया मैं, वो नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास 10th की सर्टिफिकेट नहीं है जो मैं ला नहीं सका, जो मुझे मिली नहीं। और क्या सुनेंगे? उसके बाद जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे उनकी समस्या का हल करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो एकमात्र बाला साहब ठाकरे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र मुंबई में अपने जो रिजर्वेशन कोटा उन्होंने जो अपने निजी खर्चे पर हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए निजी कोटा रखा, उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। यदि वो हमारी हेल्प नहीं करते आज हम भी सड़कों पर भीख मांगते नजर आते। ये हकीकत है। कश्मीर फाइल्स, इसको तो मूवी का नाम देना नहीं चाहिए। ये तो जिस तरह से एक डॉक्टर जब ड्रेसिंग करता है, किसी जख्म की ड्रेसिंग करता है, तो जब वो पट्टी उतारता है तो वहाँ पर हल्का फुल्का खून आता है, तो ये सब जो है वो पट्टी उतारने वाली बात है।
अब वहाँ पर उनने वो पट्टी उतारी है, हल्का फुल्का खून आया है, अब नया मरहम किया उनने, मरहम करने का प्रयास है। 32 साल की कहानी 2.5 घंटे में पूरी नहीं होगी। उन्होंने एक फैमिली को कवर किया है, इस तरह से हजारों फैमिली हैं। मेरा एक मित्र भी था, गुरु भी था, मुझसे बड़े थे। हम रोज वहाँ सुबह सुबह एक्सरसाइज करते थे मंदिर में। अच्छा। उसके 50 टुकड़े किए, गिन के 50 टुकड़े, और बाप के सामने फेंक दिया। आपने ये अपनी आंखों से देखा? जी हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से नहीं देखा तो, क्योंकि घटना से मेरे आंखों के सामने नहीं हुई, लेकिन मैं वहीं था। रात को उसके कैसे उन्होंने किडनैप किया लड़के को, घर ही नहीं पहुंचा वो लड़का। अगले दिन रास्ते से अगवा कर लिया। जी, और अगले दिन बोरी में उसके टुकड़े मिले, और 50 टुकड़े थे जो बोरी के अंदर थे, और बोरी के अंदर जो 50 टुकड़े थे उसके बाप के आंगन में फेंक दिया। गाड़ी से, चलती गाड़ी में फेंक दिया गया उसके बाप के आंगन में। उसका बाप जो है अभी आधा साल पहले ही उनकी देहांत हुआ और डिप्रेशन में उसकी मौत हुई। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कितने सैकड़ों हत्याएं हैं। जहलम से पूछो, जहलम के किनारे पे खड़ा होकर जैसे गंगा में ऐसे पूछते हैं, बेतस्ता से पूछो कि तुम्हारे पानी में कितनी लाशें हैं। पत्थर बांध कर कितनी लाशें पड़ी हैं अंदर, पत्थर बांध के। अगर आज भी बुलडोजर से सफाई करेंगे तो वहां भी पत्थरों से बंधे हुए कंकाल मिलेंगे। औरतों के सतन तक काटे गए, जो कसाईयों के पास चाकू होते हैं उन चाकू से सतन काटे गए, जिंदा, मुर्दे लड़कियों के नहीं, जिंदा लड़कियों के सतन काटे गए। और सतन काटने से पहले क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मैं बोल पाऊंगा, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं कैसे क्या बताऊंगा क्या हुआ है। इतना तो आज से किसी पिक्चर में दिखाया भी नहीं है। जो आर्टिफिशियल पिक्चर होती हैं, एक्शन मूवीज, उनमें भी वैसे सीन नहीं दिखाए गए हैं। निर्भया कांड जो इतना हुआ वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो उन घटनाओं के सामने जो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं। आज अभी जो पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ के जो मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान, वो कहते हैं कि ये एक तरफा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफा कैसे? क्या उन्होंने कभी अपने जीवन काल में, क्या वो एक दिन भी इस उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर बाहर आए? आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकने वाला कौन था? क्या वो उसके विरोधी थे या उसके हिमायती? उग्रवादियों को हीरो बनाने वाला कौन था? वही शख्स था जो कहता कि ये एक तरफा है, ये एक तरफा है, ये था, ये आज का नहीं है। जो मिट्टी की हांडियां होती हैं, गड़े टाइप के, जिनका काद छोटा होता है, गला बड़ा होता है, हांडी जिसे कहते हैं, मिट्टी की हांडी, उनमें ये मूते थे। उसके बाद जब देखते थे कि नीचे से पंडित जी महाराज गुजर रहा है, ऊपर से मूत की हांडियां उनके ऊपर फेंकते थे। ये सब हमारी आम थी, आम लाइफ, रोजाना आप ये सब रोज हम सहते थे, रोज। लेकिन उतना अफसोस, उससे ज्यादा अफसोस हमें सरकार से है कि सरकार एक्शन में नहीं आई, ये सब त्रासदी होती ही नहीं। अच्छा सर, लगातार अभी देखा जा रहा है कि सुनने में ऐसा आ रहा है, क्योंकि जब कुछ भी कोई भी मुद्दा सामने आता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों नजर आते हैं, लेकिन अभी जो बातें निकल कर आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है और इस तरीके से वो माइंड वॉश कर रही हैं लोगों का, कहीं ना कहीं ये मूवी दिखाकर। और कश्मीर वो आंख के भी अंधे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, वो आंख के अंधे हैं और दिल के भी अंधे हैं। वो दिमाग से भी सड़े हुए बंदे हैं। बीजेपी का क्या प्रोपेगेंडा है? बीजेपी को हम 90 से पहले, 90 के बाद जानते हैं, 90 से पहले नहीं। 90 से पहले हमने वहां पर सिर्फ नेशनल कांग्रेस को वोट दिया था। वहां तो बीजेपी जैसे पार्टियां थी ही नहीं, हमने कांग्रेस को वोट दिया। ये उसका परिणाम है। हमने जो नेशनल कांग्रेस को, एनसी को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। हमने लाइफ में ऐसे कांग्रेस को ही वोट दिया है। मैंने तो खैर पहला वोट और साइड जम्मू दिया है। वहां तो हमने आज तक नेशनल कांग्रेस को ही वोट दिया है, कांग्रेस को ही वोट दिया है। जाके चेक कर लीजिए कौन कहता है ये उसका परिणाम है। बीजेपी तो सत्ता में कभी थी ही नहीं। बीजेपी तो हमारा सहारा बन गई। बीजेपी को हम नहीं बोल सकते। बीजेपी ने हमें उस मुसीबत में हमारा सहारा बन गया। हमको शेल्टर दिया, हमको फर्श दिया, हमको ऊपर ओढ़ने के लिए कम्बल दी, कपड़े दिए, जिनके जो हम दान करते थे, आज हमको दान लेना पड़ा। हम दान नहीं लेते थे, हम दान दिया करते थे दो हाथ से। हमारी लाइब्रेरी खत्म कर दी। हमारे पास जो इतिहास है ही नहीं कुछ भी लिखित में। वो किताबें जला दी गई।
कोई भी कश्मीरी पंडित घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी। जो 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 इस मूवी के लास्ट 10 मिनट है ना, जिसमें वो परिचय देता है कि कश्मीर क्या है, वो हकीकत है। वो हकीकत आज कहाँ है? वो साहित्य पूरा खत्म कर दिया गया, बुक्स जला दी गई, रिकॉर्ड कुछ नहीं। मैं तिलक लगाकर जाता था स्कूल, तिलक लगाकर मैं स्कूल जाया करता था। और वहां पर हमको वहां पर टारगेट क्या करता था कि हाँ जी ये कश्मीरी पंडित है, तिलक लगा गया है। हमसे प्रेयर पढ़वाया जाता जी, क्योंकि हम पढ़ने में होशियार थे। कश्मीरी पंडित हमेशा होशियार है पढ़ने में, और हम प्रेयर पढ़ते थे। प्रेयर क्या पढ़नी थी? जन गण मन हमने नहीं पढ़ा है लाइफ में, वो हमने जम्मू के बाद ही आने के बाद सीखा है। वहाँ पर क्या पढ़ते थे? वहाँ पर हम इस्लामिक पढ़ाते थे हम। अच्छा जी, वो देखते थे कि हाँ ये पंडित लड़का है, इसने तिलक लगाया है, तो इसको इससे इस्लामी प्रेयर पढ़वाओ। हिंदी की कक्षा हमारे पास स्कूल में नहीं होती थी। वहाँ पर दीनियात पढ़ा जाती थी, इस्लामी कुरान की क्लास होती थी। अब चूंकि हम कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमको वहाँ बैठना कंपलसरी था। करबला के मैदान में क्या हुआ है ये मुझे ज़्यादा पता होगा, उस मुसलमान को नहीं पता होगा करबला के मैदान में क्या हुआ है, यूसुफ कौन था। उसके बाद उस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे? उस टाइम पीरियड में वो जो मुसलमान टीचर होता था वो हमको बोलता था टांगे दबाओ। पढ़ा के टाइम जिस जब ईद होती थी, ईद के दिन छुट्टी नहीं होती थी। ईद से पहले जो वहाँ पर ईद होती थी हफ्ते 10 दिन की, ईद के दिन जो 2 दिन छुट्टी होती है, उससे पहले वहाँ पर हमारे जो स्कूल के आंगन में, स्कूल के ग्राउंड में नंगे खुले आम, कोई पर्दा पोश नहीं, कुर्बानी दी जाती थी। और भेड़ बकरी का नाम तो मैं लूँगा नहीं, अब नाम मैं जिसका लूँगा तो उसको मैं ले नहीं पाऊँगा। गौ हत्या होती थी निर्मम, और वो ब्लड आता था हमारे क्लास में, हमारे आंगन में। हमारे पास क्लास मैट होता, जिस हम मैट में बैठते थे, उस मैट को वो मैट गीला होता था उस ब्लड से। और ये देखकर उन टीचरों को कितनी खुशी होती थी कि कश्मीरी पंडित लड़का बैठा हुआ और वो ब्लड उसको टच कर रहा है। मैं जब श्रीनगर में था, मैं पढ़ रहा था, और मैं देखा हूँ कि इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। ये तो एक 90 में फूट गया, बस 90s में ये लग रहा है मेरे को 10-8 साल से पहले तैयारी हो रही थी इस्लामिक जिहाद की। और ये तैयारियाँ चलती चलती हमको मालूम नहीं पड़ा। जैसे हमने मकान बनाया, उन्होंने बोला मकान हमारा ही है, हम समझे नहीं, जैसे कोई काम नया करते थे। फिर उन्होंने बीच में 86 में 306 मंदिर जुड़ाया कश्मीर में, और एक नया सिस्टम शुरू किया, तारकी मौला, मीन्स सोशल बाइकाट। हमारे खेतों में नहीं आना, हमको सामान नहीं देना, कोई टच नहीं रखना। हाँ, फिर भी हमको समझ नहीं आया। हमने बोला ये नॉर्मली होता रहता है। उसके बाद मैं श्रीनगर में बम 1-2 फट गए, तब भी हमने नहीं समझा। हमने बोला ठीक है, ये तो होता रहता है इंडिया में। ये 90s में खुल के आ गया, जब उन्हें मंदिरों पर अटैक किया, जब लोगों को मारना शुरू किया। इसी वाक़या में मेरा माशरा भाई था, वो अक्षबल तेलवनी का था, अक्षबल का नाम उसका। वो घर में पड़ा था, उसी के दोस्त वो आ गए और उसको नीचे से खटकाया दरवाज़ा, और थर्ड स्टोरी से बाहर आया, नीचे से गोली मारी और वो नीचे गिर गया। उसका छोटा बेटा आ गया पीछे से, भाई क्या हुआ, उसको भी गोली मारी, दूसरा का था वो भी मार गया। फिर उसका मिसेज ने, उसकी वाइफ ने उसको उठा के अस्पताल ले गए, कंधे पे अंतड़िया बाहर आई हुई है, जिंदा था। वहाँ हॉस्पिटल ने इलाज नहीं किया, बोले काफिर है, काफिर का इलाज नहीं करते, और उसी बीच में वो मर गया। इसके बाद में हमारे गांव का ही पैरलाल था, वो आर्मी में था, 9 क्लास था, वो बैठा, वो निकला नहीं वहाँ से, एक 1.5 साल। तो पता नहीं कैसे वो रह पाया, उसने जुर्रत की। एक दिन आ गए उसके पास मिलिटेंट, बोला भाई हम तुमको मीटिंग के लिए जा रहे हैं। खेत पर ले गए और वहाँ पूरा काट के उसको पीस में बोरी में भर दिया। वो घर वाले सो गए, बुलाएगा, बरांडे पे रख दिया। सुबह जब उठी उसकी मिसेज तो देखा बोरी में क्या है, बोरी में देखो तो पीस रखे हुए हैं। उसकी मिसेज और बच्चे जम्मू भाग गए। अब इस हालत में हम लोग कैसे रह सकते वहाँ पर। और मस्जिदों में शुरू हो गया, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुसलमान के नारे, वही हिंदू रेलियो मेलियो घेलू सेलियो, और वही औरतें छोड़ो और खुद यहाँ पर रहो। एक पक्का इस्लामीकरण, एक निज़ाम मुस्तफ़ा, एक जहादी इस्लामिक टेररिज्म कायम हो गया कश्मीर में। पाकिस्तानी करेंसी आ गई, मैंने खुद देखी। मैंने एक नोट दिया श्रीनगर में एक सब्जी वाले को, उसने पाकिस्तानी करेंसी दिया, जो दिखाया पिक्चर में सही दिखाया, पाकिस्तान का जिन्ना का फोटो तक फोटो, बोला करेंसी फेंक दो इंडिया की और पाकिस्तानी करेंसी यूज़ करो। और पूरे मुल्क में एकजुट था। इसी बीच में ये पाकिस्तान से लोग आए थे, कश्मीरी मुसलमानों ने हाथ मिलाया, नहीं तो उनको कैसे मालूम था कौन कहाँ, आइडेंटिफाई किया,
किस घर में कौन है, कि कहाँ कहाँ हिंदू रहते वो हैं। लोग तो आप लोगों से बचपन से ही जुड़े थे, आपके हर एक छोटी चीज उनको हाँ, उनको मालूम था कौन कहाँ है, नहीं तो शक्ल एक ही है, भाषा एक ही है, कैसे पहचानते। उसी बीच में लस्कोल मारा गया, मेरा भाई भी टीवी में था, तो उसका नाम प्रद्युम्न कृष्ण है। वो वहाँ पहुँचे, उन्हें नाम भूल गए, वो ऐसा नाम उनको याद नहीं रहता। प्रद्युम्न कृष्ण थोड़ा सा टेढ़ा नाम है मुसलमानों के लिए। वहाँ गए, वो मैनेजर था वो दूरदर्शन में, मारने गए, नाम भूल गए। बोला कोई बंदा यहाँ काम करता रेडियो में। भगवान का अच्छा है, वो टीवी भूल गए, रेडियो में रहता। बोला कोई नहीं है, लोगों को समझ आया, लेकिन उसको डॉज किया। हम रात को भाग गए, बच्चे छोटे थे। वो 2 दिन जब वहाँ से भागे तो हमने मैं कैप्टन आर्मी कहा, उसके बाद भी हमने रामबंद में भीख मांगा। बिकी है वो। लोगों ने कोई चावल दिया, कोई कुछ दिया, कोई 2 रुपये दिया, कोई 3 रुपये दिया। 7-8 दिन तक भीख मांगते रहे हम लोग। इससे ज़्यादा जलालत क्या हो गया हमारे, जिसके पास इतनी ज़मीन थी, इतने बड़े मकान थे, इतने गाय, हमारे ने गाय छोड़ा, वो गाय रोई। आदमी की बात ही नहीं है। आपके पास भी गाय थी? हाँ, सबके पास थी। अनंतनाग का था, हमारे पास 2-2 3 गायें थी, जमीन थी। छोड़ के आ गए? सब छोड़ क्या करते, हमने कुछ नहीं लाया। हम तो घर गए नहीं, फिर श्रीनगर से भाग गए। जब मारने आए तो वहाँ से भाग गए हम लोग। फिर हम लोग जम्मू रामबंद में आके भीख मांगा कुछ दिनों, फिर कैंप मिला, फिर कैंप में नहीं रहे, तब तक मेरी ट्रांसफ़र हो गई आर्मी से, बड़ी मशक्क़त से। वो भी आर्मी उस टाइम पूरे भारत को नहीं मालूम था कश्मीर में क्या हो रहा है। जब मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने बोला भाई क्या हुआ, कश्मीर में तो कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने पोस्टिंग ली। ये तो पोस्टिंग भी नहीं दिया, बोला कुछ हुआ नहीं कश्मीर में, किसी को नहीं पता था। ये तो आज निकला 32 साल के बाद। फिर मेरी पोस्टिंग हो गई बड़ी मुश्किल से उधमपुर, तो मैंने फैमिली सेटल की गवर्नमेंट क्वार्टर में, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला। फिर भी 5-6 महीना हम लोग ऐसे घूमते रहे प्राइवेट मकानों में, तब वहाँ कहीं राहत की सांस दी हम लोगों ने। उसके बाद जूझते रहे, फिर नया स्टार्ट किया 0 से। फिर वही थोड़ी बहुत ज़मीन गाँव के देहात में ले ली, जैसे यहाँ पर उस टाइम गाँव था, थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेके कहीं सेटल हो गए। लेकिन वो दर्द और दुख कभी जाएगा नहीं दिल से, वो हमेशा रहेगा। उन दिनों में आपने कितने अपनों को खोया होगा? जी, मैंने 11 लीडर्स को खोया। हाँ जी, मेरा मासरा भाई जो बताया मैंने अभी आपको, मिलिटेंट ने मारा। दूसरा पफेरा भाई था, वो पुलिस में था, उसको मारा। मेरा जीजा जी पेट्रोल पंप पे गया था कार में, गाड़ी में तेल भरने के लिए, उसको वहीं शूट कर दिया। मेरा दूसरा मासरा जीजा जी वो एसआई था अनंतनाग में। अनंतनाग के खानाबिल के मेन चौक पे पुलिस के सामने गोली मारती उसको। नंदीमर्ग में अपने रिलेटिव 5-7 थे, उनको लाइन मार के मार दिया था पूरे को। फिर अपने जो मेरे खुद के हैं रिश्तेदार, इसमें तो 11 तो मेरे नज़दीक के हैं। अगर हम उनके रिश्तेदारों की बात करेंगे तो गिनती नहीं है, मैं याद नहीं कितने बंदे मारे। हम तो फिर भाग गए वहाँ से, हमारे बाद भी मारे गए, तो 11 मेरी गिनती में ही है। तो इस हालत में क्या कर सकते हैं हम? आप बताइए कि ये इस्लामिक जहाद जो है, ये टेररिज्म, इनका पूरा भारत खाने का इरादा है। ये तो कश्मीर में ये हम लोग कम थे, इसलिए वहाँ कामयाब हो गए। अदरवाइज जब जहाँ ये बढ़ेंगे वहाँ ये इस्लाम कायम करेंगे और भारत से हिंदू को भगाएंगे, अगर हिंदू जगह नहीं। अगर हिंदू यूनिटी दिखाएंगे, जगेंगे, तो पॉसिबल है हम हिंदुस्तान में रह सकते हैं। हमारे लिए कोई जगह भी दुनिया में नहीं है। अगर हम ऐसे ही डिवाइड रहेंगे, जाति में रहेंगे, जो है सेकुलर बन के रहेंगे, या इनकी बात समझ नहीं आएगी, इनके साथ जहाद में साथ देंगे, तो हम कहीं नहीं रहेंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे। एक दिन आएगा हम लोग नहीं रह सकते, खत्म हो जाएंगे, पूरा मूल खत्म हो जाएगा हमारा। जैसे यहूदियों के साथ हुआ था, गैस चैम्बर लाए थे, उसी बुरा हाल हमारा हो जाएगा। तो हम भारतीय एक भूमि है जहाँ सब पनपते हैं और कहीं नहीं पनपते, बाकी सब जगह एक धर्म, स्टेट, रिलीजन है। हम लोग सेकुलर है, और हम अगर ऐसे रहेंगे, इनके साथ मिलते रहेंगे, इनका जो साजिश है वो समझ नहीं आती लास्ट तक। एक बार ये जहाद करते हैं फिर बचते नहीं। आपने सर फिल्म देख ली? जी, मैंने फिल्म देखी 3rd डे में, परसों देखा मैं फिल्म, द्वारका में देखा था मेट्रो में। फिल्म अच्छी है। इसमें तो निश्चित है कि एक 32 साल की घटना को एक फिल्म में बंद नहीं कर सकते। एक 2-3 शॉट दिखाए हैं जो एक्चुअल है, जो बीता हुआ है, जिसके हम आई विटनेस है। वो जो नेशनल न्यूज़ पे आया भी है थोड़ा बहुत उसका शॉट्स, और बिल्कुल सत्य पर आधारित है। और मैं चाहता हूं कि ये पार्ट 2 बनाए, जिसमें एक एक घर की कहानी है, हर एक घर की एक टेररिज्म की कहानी है, हर एक हिंदू घर, हर एक हिंदू गाँव, हर एक हिंदू मंदिर की कहानी है। सब डिस्ट्रक्शन हो गया। उसमें तो एक ग्लैप्स 2-3 दिखाया, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया। जो वहाँ जो रियलिटी थी वही उसी के 2 पार्ट दिखाया। अदरवाइज इसमें इतनी बड़ी फिल्म बनेगी जो मेरे को लग रहा है कि 4-7 साल तक बयान करेंगे, कहानी तभी खत्म नहीं होगी। मैम, यासीन मलिक तो मेन टेरर था जिसने कश्मीर हिंदू को टारगेट किलिंग की, और उसने रियलाइज भी किया, चैनल्स पर भी किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यासीन मलिक और उसके जो टीम है, जिहादी टीम, इस्लामिक टीम, किसी को सज़ा नहीं मिली आज तक। मैम, इसका सज़ा के लिए हम वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार यासीन मलिक को पकड़ के उसको फांसी दे दें, और उसने इतने किलिंग की है, इसका एक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ किसी के ऊपर। वीडियो भी अभी काफी समय से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो खुद कबूल करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने लोगों को मारा है। हाँ मैम, उन्होंने सबसे पहले सतीश पंडित को मारा हुआ था, खुद रियलाइज किया उसने। हाँ। और उसका दोस्त था वो,
मैम उन्होंने जैसे उसका मूवी अपना में दिखाया है कि अगर भाई को मारने को कहा जाए, अगर माँ को मारने को कहा जाए तो वो मार देते हैं, और ऐसे ही रियल में भी अगर वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैम मैंने वीडियो देखा हुआ एग्जैक्टली उसने वही वर्ड टीवी में दिखाया हुआ है जो उन्होंने पिक्चर में दिखाया है, एग्जैक्टली उसी टीवी में वही बोला हुआ है। और उसने कबूल किया है, उसने अपना एक्सेप्ट किया है कि मैंने सबसे पहले अपने दो सतीश पंडित को मारा, सतीश रैना था नाम उसको मारा। उसके बाद उसकी गिनती याद खुद नहीं है, उसको याद नहीं है। वो उसको बोला 15 मारे, बोला हाँ, बोला 20 मारे, वहाँ 20 से ऊपर ही हो सकता है। तो ऐसा टेरर जो अपनी माँ को मारने को तैयार है, उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इतने माइंड वाश लोग, इतने जहादी में अंधे लोग जो अपनी माँ को नहीं बख्श सकते, वो हिंदू को क्या मानेंगे? लेकिन सर देखिए, एक व्यक्ति जो खुद कबूल कर रहा है कि उसने इतने हत्या को अंजाम दिया है, इसके बाद भी सरकार या फिर कहें प्रशासन सजा नहीं दे पा रही उसको, क्या कहेंगे? मैम ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि एक आदमी कबूल करने के बाद भी, एक्सेप्ट करने के बाद भी, स्वीकार करने के बाद भी गवर्नमेंट उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है। ना एफआईआर कहीं मिलेगा, इतनी किलिंग हुई हवा में से नहीं हुई, कोई ने कुछ किया, और सब रिकॉर्डेड है, सब ने एक्सेप्ट किया हुआ है। यास्मीन मलिक ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई भी ऐसा सरकारी तंत्र नहीं है जो उनको सजा दिलवाया। इसकी हमें बड़ा खेद है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, स्टेट सरकार से करते हैं कि इनको पकड़ के सजा दें ताकि हमारे दर्द में कुछ थोड़ी सी राहत मिले। मैम एक तो घर हमने नया बनाया था, हमने लोन लिया था, वो बाद में उतारा। 3 मंजिल मकान था हमारा, पूरा पक्का था, सामने ज़मीन थी और पीछे भी ज़मीन बहुत सारी हमारे थी, खेत थे, खिलान थे। हमारे माँ बाप की यादें थी, वहाँ पर तस्वीरें थी, फ़ोटो थे, सोना था, चांदी था। जब हम गए तो हमारे पास कम से कम 15 क्विंटल गेहूँ चावल था और 10-8 क्विंटल सरसों का बीज थे जब हमने निकाला था खेत से, ऐसे ही पड़ा था। मैंने जैसे बोला, मैं श्रीनगर में पढ़ता था उस टाइम पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में था और हम श्रीनगर में थे, मैं अनंतनाग का हूँ। हम जब घर गए तो वहाँ ने, जब मैं घर गया श्रीनगर से, मैं देखो घर का हाल क्या है, तो एक वहाँ कसाई था मुसलमान, वो मिला मेरे को, जानकार था वो। उसने बोला, पंडित जी ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? तो हमने समझा ये ऐसे ही बोल रहा है। फिर मेरा इस्माइल एक मुसलमान था, उसने बोला, भैया आप यहाँ से भागो, यहाँ नहीं बचोगे आप। तो वैसे ही उतना बड़ा नहीं था मैं, और डर गए। होगी उस समय आपकी? मैम उस टाइम होगा कोई 28 साल का, 27 साल का, यूनिवर्सिटी पढ़े रहे थे हम लोग। और उनने बोला, आप यहाँ से बच नहीं सकते, आप सलाह दे रहे हैं, आप यहाँ से भाग सकते हो, नहीं तो ख़त्म है कुछ। और हमने मैम वहाँ से उठा के बैग वहीं रख दिया और चुपचाप वहाँ से निकला। उसके बाद घर वापस नहीं गए, सामान लाने का मतलब नहीं है। और सेकेंडली मैम हमने वहाँ देखा है, एक मुसलमान घर में फ्रेंड था वहाँ, हम उनके साथ खेती किए हैं। उनके घर में अफगानी था मैम एक। मैंने उनको पूछा, उस टाइम नहीं मालूम था मेरे को हालत क्या है। मैं बोला, आपके मैडम ये कौन आपके पास है? अम्मा ये इसको जानता नहीं मैं, नीली आँख है, दाढ़े हैं, लंबा लंबा है इसका। कहा ये यहाँ का नहीं लग रहा, कश्मीरी भी नहीं बोलता। उसने चुप रखा, मुंह पर हाथ। फिर मैं दोबारा गया शाम को तो उसने अलग से बोला ये अफगान के हैं और हम इनके साथ है, ये जहाद है, हम कुछ भी इनको दे सकते हैं, माँ बेटी भी ऑफ़र कर सकते हैं। जहाद में ऐसा जायज़ है हमारे में, ऐसा एक वर्ड है कुरान में, उसके हिसाब से आप जहादी को कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं और हम इनके साथ है, इसलिए आप लोग यहाँ से भागो। तो फिर मैं इस हालत में फिर मस्जिद का अनाउंसमेंट करना कि हिंदू भागो, फिर किलिंग करना, मास किलिंग करना, फिर मंदिर जलाना, फिर बोर्ड लगाना मकान के ऊपर, काफिर यहाँ से भागो। मैम इस हालत में कैसे रह सकते हो बताओ? लड़कियाँ हैं, माँ है, बेटी है, औरतें हैं। हम लोग खुद इतने बड़े नहीं थे, हमारा फादर भी नहीं था, मदर थी, वो भी एज थी। बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के भागे हम लोग। कई लोगों को तो जाने भी नहीं दिया, पिटाई करके भेजा, सामान उतरवाया कई लोगों को। मेरी इनलाज जो मेरी मिसेज है, उसके घर में बम फट गया मैम। मेरा ब्रदर इनला जख्मी हो गया, उसकी कट गई, उंगली कट गई, सिर फट गया, वो पूरे का पूरा फैमिली, एक हाथ कट गया। कैसे कैसे वो अस्पताल में गए, वहाँ इलाज नहीं किया। फिर उनकी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो थी नर्स, उसने बचा किया। हम लोग तो मैम, मेरा भतीजा पुलिस में था, उसने रूप कृष्ण दर नाम है, यहाँ बुशरा खान का नेम प्लेट लगा दिया। अच्छा। तब हम टैक्सी में आके भागे, नहीं तो अगर रूप कृष्ण लगा तो बचता नहीं। ये भी एक सवाल है कि बहुत से कश्मीरी पंडितों ने अपना धर्म भी बदल लिया। हाँ मैम देखो, ये जो हम लोग, हमारी एक हिंदुओं की एक सबसे एक विडंबना है कि हम लोग सबको अपने समान ही मानते हैं और हम लोग सब अपना दूसरे और अपने में अंतर नहीं करते। धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको माइंड वॉश करते हैं, उनको मस्जिद से पैसे मिलते हैं, उनको मुल्ला लोग ये मिशन चल रहा है कि कैसे भी आके ब्राह्मण, हिंदू, लड़की, बौद्ध, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, लड़की को फंसाओ। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए लेते हैं मैम, उनको फंसा देते हैं, चक्कर में आ जाती है, धर्म परिवर्तन हो जाता है। ऐसे हुआ मैम केसेस पूरे भारत में हो रहे हैं और कश्मीर भी साथ छूता नहीं है। इसका इस्लामिक जहाद का इतना प्रचार ज़्यादा है और इतना इनका पैसा मिलते हैं। हमारे मैम कोई ऐसा चीज़ एक्शन है नहीं जो पैसा दे या पीछे हेल्प करें। इनका एक मिशनरी चल रही मैम
पूरे मुसलमानों की एक मशीनरी चल रही है मस्जिदों में, इनको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो 100 लड़की पर जाल डालते हैं, 2-3 फांसी जाते हैं मैम। जो बेचारे सीधे साधे हो या जिनका कोई परेशानी हो और जो तकलीफ में हो और जिसका जो है माइंड वॉश हो गया हो, वो नहीं मानने वाली मैम। वो समझती है तब जब फिर बाद में उसको हलाला और ये ट्रैवल्स होती है, उसके बाद टाइम ख़त्म हुआ होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर कहाँ जाएगी। फिर कारोबार भी होता है, फिर एक ही औरत को फिर हलाला करके दूसरे को, तीसरे को, चौथे को एक सेक्स स्लेव बनाते हैं मैम। इनका ये पहले से चल रहा है, जब से ये ऑनसेट हुआ इस्लाम का तब से ही इनका है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो मैम। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने आप को सम्मेलन करेंगे, धर्म सभा करेंगे, तब बात बनेगी, तब हम ये इससे निजात पा सकते हैं, इससे मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो ये ऐसा नासुर है जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है और बल्कि पूरे ग्लोब में फैला हुआ है मैम। बॉलीवुड स्टार जो हैं, अभी आपने देखा जिस तरीके से कपिल शर्मा शो का नाम बहुत चर्चा में इस वक्त नजर आ रहा है और बार बार सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? अपने देश के लोग ही, अपने देश का जो देश के नागरिक हैं, उनका ही समर्थन करते नजर नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं ये साफ निकल कर आ रहा है। मैम ये बात आपने सही बोला। कपिल जैसे आदमी जो है देश के गद्दार हैं और ऐसे गद्दारों की कमी इंडिया में नहीं है और उनका साथ देने वालों की भी कमी नहीं है। कपिल शर्मा ने मना कर दिया, सब लोग जो है वो सच्चाई को छुपा लिया, बोला सच्चाई छुपाने से खराब कोई चीज़ नहीं है, इससे देश का हित नहीं है। ये लोग गद्दार हैं मैम और इनकी गद्दार जयचंद पहले से रहे हैं। लेकिन कपिल शर्मा ने एक ट्वीट करके कहा कि मैंने मना नहीं किया प्रमोशन करने के लिए, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि मैम वो जोकर है, वो किसी बात को कैसे मुड़ सकता है। और अग्निहोत्री जी बहुत ही सॉफ्ट आदमी है और अपने काम के लिए वो बेबाक है और हर चीज़ साफ बोलते हैं। ये जोकर पार्टी जो होती है, हंसाती है, उल्टे सीधे काम करती है, लोगों को ह्यूमर सेक्स ह्यूमर बना के या इधर उधर की बातें चम्मा चूटी करके अपना जी रहे हैं, कमा रहे हैं। ये लोगों की बात पे भरोसा नहीं है। ये आज आपके, कल दूसरे, ये परसों किसी के नहीं होते। ये सलमान खान इसका ऑर्गेनाइजर है, उसके चक्कर में नहीं के नाराज हो जाएगा। तो इनके सपोर्टर्स जो है, तो हमको पहले हिंदू से ही डर है। जो सेकुलर हिंदू है, जो वो हिंदू है जो हमारे खिलाफ ही काम करते हैं, वो भुगतेंगे, लेकिन लास्ट में भुगतेंगे, उनको याद करेंगे, लेकिन वो टाइम खत्म हुआ होगा तब याद आएगा। इनके लिए तो मैं लानत भेजता हूँ मैम, जो ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। ये लोग देशद्रोही है, गद्दार है देश के मैम। अच्छा सर, एक सवाल और कि जो ये मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, इसको ए ग्रेड कैटेगरी में डाला गया है, क्या कहेंगे? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाइव आकर कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील की है कि ये मूवी देखे और जो सच्चाई से रूबरू कराया गया है, 32 साल बाद अगर कोई सच सामने ला रहा है तो ऐसे में उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि हर बच्चे को देखना चाहिए और उसके बाद ए ग्रेड मूवी का दर्जा दिया गया है। मैम मेरा यही है कि पूरा भारत देखें इसको और भारत के बगैर पूरा ग्लोब देखे, विश्व देखे इसको, ताकि उनको मालूम पड़े कि क्या हुआ कश्मीरी हिंदू के साथ। 32 साल बाद में एक किसी फिल्म निर्माता ने एक फिल्म बनाई है और उस सत्य को जो छुपाया गया था उजागर किया, ये देखने का सबको परम करते हुए वो देखना है कि एक्चुअली हिंदू कैसे सफ़र हिंदुस्तान में कर रहा है। दूसरी मैम एक बताऊँ आपको, रिएक्शन टॉपिक से हटके है। व्हाट्सएप पे देखा मैंने, मास मीडिया पे देखा, मुस्लिम बोलते हम भी मर गए। हाँ बिल्कुल सही है, मुस्लिम मर गए, लेकिन वो क्यों मर गए? सुसाइड अटैक किया मिलिट्री पर, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक किया, बॉम्ब बांध के आ गए। मैं मरना ही था, ऐसे लोगों को तो मरना ही जायज़ है और मरना भी चाहिए। हाँ, अब मेरे को एक कश्मीरी हिंदू दिखा जिसने मुसलमान को मारा, यू विल सी नोवेयर, लेकिन मुस्लिम पूरे हिंदू को मारा। ये लोग जो मरे हैं वो तो अपनी काल से मरे हैं मैम। हमने किसको मारा था जो हमको मारा? अगर कोई बॉम्ब अटैक करेगा आर्मी के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, वो तो मरना ही है। वो काउंट नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, उनकी काउंटिंग कर रहा है इतने मुस्लिम मरे। नो, दे वर क्रिमिनल्स, दे ऑट टू डाई। लेकिन हम लोग जो थे, हम लोग इनोसेंट थे, पीस लिविंग कम्युनिटी है, हमको मारा गया मैम। ये बहुत ही इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। और जो फिल्म है, ये तो मूवी है, ये बिल्कुल सत्य पर आधारित है मैम। और यही मूवी जो है एकदम जो बना है, घटा है कश्मीर में, जो हमारे साथ हुआ है उसी पे आधारित है। कुछ भी गलत नहीं है मैम, एकदम सही है और बिल्कुल 100% सही है। इस यथार्थ फिल्म है, ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म है, ये सच्चाई है कश्मीर की। हालांकि 2 ग्लैम्प्स दिया गया, ज़्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन उस ग्लैम्प्स में भी कश्मीर की होल पिक्चर समझ में आती है, क्या हुआ होगा हर एक फैमिली के साथ। बाकी मैं चाहता हूँ कि फिल्म सुपरहिट हो जाए मैम, सब देखें और समझें, आँख खोले, सेकुलर्स को भी थोड़ा दिमाग खुले मैम, वो भी समझे कि एक्चुअल बात क्या है। और जो खिलाफ है, जो हमारे अगेंस्ट है, जो समर्थन मिलिटेंसी का कर रहे हैं, इस्लाम की जिहाद कर रहे हैं, वो भी देखे। कल उनके पाँवों पर भी आएगा, उनके घर में भी आएगा, तब उनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा मैम। इतना ही था, प्रेम भी था, ऐसा नहीं है, प्रेम भी था, क्योंकि हम पले बड़े हैं तो उनके साथी हैं। तो उससे पहले भी क्या होता था, मैं एक मेरी कविता है जो मैंने उस टाइम लिखी थी,
ये डायरी आप वहीं से लेकर आए? नहीं, ये डायरी तो मैंने यहाँ बनाई, अच्छा, वहाँ से हम नहीं लेके आए। ये मैं थोड़ा सा कविता का शौक है तो मैंने कविता लिखी थी उस टाइम जब 90 में, जब जो दर्द से गुजरे थे। ये उर्दू में आपने खुद लिखा है? जी, कश्मीरी भाषा में है। तो मैं कहना चाहूँगा, वर्स गयम या चमनस परावान, ये उस टाइम का सीन है जो एक कहो पिता कहता है, एक पिता बनकर वो कहता है कश्मीर से कि जो ये कश्मीर की घाटी है इसको मैंने कैसे संजोया था। वर्स गयम या चमनस परावान एर को फिरो सिगत कलमन सक दिवान रातस बन शकदर पहर दिवान सोई गुलशन शिरन गुलशन वरान रंग रंग गोल फलान अस प्रत फिजस मंस जन उस पन्ने शुर पोश पट कर संस इन लघेस नजर तवे उस छाय डालान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान पन्ने वस्तु के मज परायम ये बाग, ये नेताओं की तरफ से है। पन्ने वस्तु के मज परायम ये बाग अत खतर दयन दिसनम देवनाग माय मोहब्बत पोश अत मज अस फलान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान। ये 84 से पहले का सीन है। ईद तो हैरत हंज अस यत कुनी वत तिमे बेर पेट पकित यम गुलशन मुशिक हत बरवनस यत इमदाद तो सारवे लोल सान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान। हाय नजर लज यत तो प्यो सोरी हरित हमसाय आम ये क्रोहन बुत हथ क्या परित नाम गलेयम यथ मेज में सोन बनावान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान। सुबह किस दमस अचानक, सुबह किस दमस दो दुश पर त्रमस नजर चश्मा वुछम ई ती जेवुनम छो ये पजर पन्नी जिगरन अथ द्रोत वोय मोल सान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान। त्रट पे यथ वुछत ये हरदस बहारस मज नार त्रट पे वुछत बहारस मजी हरदु की नार दुत वपरो पंसी गरस मज इत पठ मार अद क्याज अरि अरि मत बनयित संत सान सोई गुलशन शिरन अथुशम वरान। ये जो कविता है ये 84 से पहले का है कि 84 से पहले तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर वो कैसे पूरी साजिश रची उनने, वो पूरी तैयारी में लगे थे और हम सेक्युलर का पाठ पढ़ाते रहे। वो एक तरफा ये उन लोगों के विशेष है जो कहते हैं कि ये एक तरफा दिखाया गया है। ये कविता मैंने 90 में लिखी है, ये आज का बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये 90 की लिखी है। देखिए क्या डेट है ये 20/10 नहीं 89 है 9 है 90 है ये 90 का है, ये 90 का है ये डेट। ये उस समय का सीन है जो अचानक क्या हुआ। ये हम तो सेक्युलर का पाठ पढ़ते रहे, तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये तो सिर्फ हिंदू के मुंह से आप क्यों सुनते हैं, मुसलमान के मुंह से क्यों नहीं सुना हमने? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। वो तो अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। ये कोई अचानक तो कोई पेड़ से हथियार नहीं गिरे। चलिए जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। 32 साल के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो कश्मीरी पंडित को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई, चाहे छोटे पोस्ट की, चपरासी की पोस्ट थी, टीचर की पोस्ट थी, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। नौकरी मिलने के बाद कश्मीरी पंडितों की किलिंग क्यों हुई बताइए? चलो जो हुआ सो हुआ पहले हुआ। अभी क्यों किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडितों की? जो वहां पर गए हैं नौकरी के लिए, वो वहां पर डर के अंदर क्यों हैं? हाँ, कहीं ना कहीं भी देखा जाता है एक डर और एक सहमे हुए लोग वहां रह क्यों हैं? नौकरी छोड़ के कश्मीरी पंडित क्यों वापस आ रहे हैं? अब उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। क्यों है? कश्मीरी पंडितों की हत्याएं क्यों हुई? स्कूल के परिसर में क्यों हत्या हुई? हत्या करने वाला कौन था? पता बताने वाला कौन था? बीजेपी का एजेंट या आरएसएस का एजेंट? मुझे जरा बताइए आप, कौन कहता है कि एक तरफा है? ये मतलब ये दूसरी तरफ सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। नहीं, इस सिक्के में एक ही पहलू है। इस सिक्के में उस तरफ भी हिंदू है, इस सिक्के में इस तरफ भी हिंदू है। चाहे आप सिक्का कैसे उछालो, मरेगा हिंदू, मरना हिंदू का ही है, टारगेट हिंदू है। जितने भी वहां चश्मे हैं वहां वो जैसे देवस्थान है, वो शक्तिपीठ है कश्मीर, शक्तिपीठ। वहां पर कन कन में देवताओं का वास है, जगह जगह पर भारी हैं। मारतंड जैसा टेंपल आज से कोई हुआ नहीं। जिस तरह से गया को तो सब जानते हैं, गया का महत्व क्या है। क्या मारतंड का महत्व को जानता है? मारतंड का महत्व गया से अधिक है। मारतंड का जो टेंपल है
अब वहाँ देखिए, वहाँ पर वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बना हुआ प्राकृतिक है वो मारतंड। वहाँ पर शिवलिंग वो घूमता है पूरे साल में। उसको कोई उसके पीछे कोई फोर्स नहीं है, कोई मोटर नहीं लगा हुआ है जिसको घुमाता है, वो नेचुरली घूमता है। इसका जवाब आज से कोई दे पाया है? उस तक को दूषित कर दिया। आज हकीकत पर एक मूवी बना दी गई, कश्मीर फाइल्स। ये तो एक नाम है कश्मीर फाइल्स, लेकिन इसका सही नाम होना चाहिए था जेनोसाइड ऑफ कश्मीर पंडित्स। ये नरसंहार है, जेनोसाइड द नरसंहार। ये शब्द हैं जो हमारे साथ लागू होते हैं। और ये एक शरीर की हत्या नहीं हुई, ये एक कौम वहाँ से भगाया नहीं गया, ये एक सभ्यता की हत्या हो गई है। ये एक सभ्यता को वहाँ से ख़त्म करने की चेष्टा हुई है, दुस्साहस हुआ है, जिसमें ये काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। क्योंकि जब तक हम वहाँ पर वापस स्थापित नहीं होते, हमारा पुनर्स्थापन वहाँ पर नहीं होता, तब तक वो सफल हैं इस चीज़ में। शारदा पीठ जो आज पीओके में है, विश्व की इकलौती और पहली यूनिवर्सिटी है। क्या किसी को मतलब पता है? शारदा पीठ आज भी काशी विश्वनाथ से जिनको डिग्री मिलती है, परंपरा है। पहले तो उनको वहाँ पर जाकर के वो डिग्री दी जाती थी, लेकिन 50 के बाद अब उनकी परंपरा है कि जब उनको डिग्री दी जाती है, आज की बात कर रहा हूँ मैं, काशी विश्वनाथ में, तो वो शारदा पीठ की ओर मुख करके मानसिक परिक्रमा करते हैं। वो परंपरा आज भी निभा रहे हैं। वो मानसिक परिक्रमा करते हैं, तब जाकर उनको डिग्री दी जाती है। ये है कश्मीर की कहानी। जितना दिखाया है ना, वो सिर्फ 2% है। अभी बहुत कुछ, अभी पता नहीं जितने घरों में अब जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको हर घर में नई कहानी सुनने को मिलेगी। आपको रिपीटेड कहानी कोई नहीं बताएगा। सबकी अपनी एक अलग कहानी, सबकी अपनी एक कहानी है, सबकी अपनी एक कहानी है। तो अभी सुना आपने कश्मीरी पंडितों को। देखिए, कहानियां तो इतनी है कि एक वीडियो में पूरी नहीं दिखाई जा सकती। अगर आप हर कश्मीरी पंडित से मिलेंगे, उनकी एक अलग दास्तान नजर आएगी, उन पर जो बीता है वो आपको बताएंगे, तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जितना हो सकता था हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। 32 साल का सच अब जाकर सामने आया है। लोगों को पता चला है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया। उन्हें जबरन वहां से भागने पर मजबूर किया गया। अपना मुल्क छोड़ने पर क्या बीतती है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो नागरिक देश में, भारत देश में जितने लोग रह रहे हैं, सभी को पता चले कि आखिर 32 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था। अभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि लगातार इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ लोग हैं जो इस फिल्म के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी लोग इस मूवी को नहीं पसंद कर रहे हैं, वो कोई और मूवी देख ले, बजाय इसके कि इसके खिलाफ जाएं। क्योंकि जो सच्चाई है वो अब लोगों के सामने आ चुकी है। और ये जरूरी भी था कि 32 साल पहले 1990 के दशक में जो हुआ वो देश जाने, पता चले कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ और उन पर जो अत्याचार की वजह है, जो अत्याचार किए गए, उसके पीछे का राज क्या था। तो अब इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक इस वीडियो को देख सके। और जो फिल्म में दिखाया गया है, आज कश्मीरी पंडितों की जुबानी हमने आपको सुनाई। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।